हेलो, वेलकम यू ऑल टू द PW नर्सिंग वाला। कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म PW नर्सिंग वाला पर। तो आज की क्लास के बारे में हम बात करते हैं मस्कुलोस्केलेटल पार्ट 3, जिसका आपको बहुत टाइम से वेट था। पार्ट 2 ऑलरेडी आ गया है। पार्ट 3 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो पहले का थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि आपने पढ़ा क्या था और फिर आगे का पढ़ेंगे। ये बहुत एक बड़ा चैप्टर आप कह सकते हो, जिसे हमने मसल्स को पहले 3 पार्ट में कवर किया, फिर स्केलेटल सिस्टम के 2 पार्ट हो गए। आज हमारा थर्ड एंड लास्ट पार्ट है। तो इस पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है आपको पता चल गया। कौन सा लेक्चर है? थर्ड लेक्चर से। ठीक है डियर, सबको ये पता चल गया कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 3 है। स्केलेटल सिस्टम का लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, अगर मैं याद दिला दूं आपको, तो अबाउट द बोन हमने पढ़ा था। स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, हिमेटोपोइसिस कहां पे होता है, ट्राइग्लिसराइड का स्टोरेज कहां पे होता है, शाफ्ट ऑफ द बोन क्या है, डाइफाइसिस, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, ग्रोथ प्लेट किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें आपने लॉन्ग बोन में पढ़ा था। एंड द हिस्टोलॉजी ऑफ द बोन, जिसमें कॉम्पैक्ट बोन, कैल्केनियस बोन क्या होता है, ये सब मैंने डिटेल्स में आपको हिस्टोलॉजी बताई थी। तो आई होप सो लास्ट क्लास को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। और स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 3, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन पे मैंने लास्ट क्लास को एंड किया था। अगर मैं इस रिकैप वाले में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूं तो 4th पॉइंट में मैं बता सकती हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन को भी हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, और क्लासिफिकेशन ऑफ बोन में मैंने क्या बताया था आपको, जैसे शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन, सेसेमॉइड बोन, निमैटिक बोन कौन से होते हैं, ये पार्ट 2 में आपने पढ़ा हुआ है। और इस पार्ट 3 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। बस आज की क्लास का आपको लग रहा होगा ना कि यार टॉपिक्स टू बी कवर्ड में सिर्फ एक टॉपिक मैम पढ़ाएंगे और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यस, सिर्फ आपको रीजनल क्लासिफिकेशन दिख रहा है, बट इस रीजनल क्लासिफिकेशन के अंदर पूरा 206 बोन के बारे में आप पढ़ने वाले हो। और यहां पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, समझना टू द पॉइंट, क्योंकि आप एक एक बोन के बारे में इतना ज्यादा याद नहीं रख सकते आप। हमें MBBS में जरूरी होता है, बट नर्सिंग में जितना इंपॉर्टेंट है उतना जानना तो पड़ेगा ही। बिना ये किए हुए कि नहीं नहीं हम इतना नहीं पढ़ सकते, काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन में हम कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं मैं आपको बता दूं, इट्स अ रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। और रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन को हम कैसे डिवाइड करते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी। एक्सियल स्केलेटल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटल, कैसे 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। हमने रीजनल क्लासिफिकेशन में बोन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक्सियल स्केलेटल एंड एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर में कितना, 126 बोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एक्सियल स्केलेटल में हम कितने बोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, 80 बोन्स। तो इस तरह से देखें रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, हमने इस 206 बोन को रीजनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक्सियल स्केलेटल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटल। जो एक्सियल स्केलेटल है इसमें 80 बोन्स है और एपेंडिकुलर स्केलेटल है इसमें 126 बोन है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। राइट, अब इसी का क्लासिफिकेशन मींस आज की पूरी क्लास में हमें यही पढ़ना है, एक्सियल स्केलेटल में कौन कौन से बोन आते हैं और एपेंडिकुलर क्लासिफिकेशन किसे बोला जाता है। डायग्राम्स के अंदर मैं आपको बताऊंगी। एक्सियल स्केलेटल का मतलब है मिड वाला पार्ट, जैसे आपका क्रेनियम है, ठीक है, स्कल बोन हो गया आपका, जिसमें क्रेनियम और फेशियल बोन आते हैं। वर्टिब्री हो गया, पूरा वर्टिबल कॉलम के बारे में हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। स्टर्नम है एंड रिब्स है, ये सब क्या आएगा, एक्सियल स्केलेटल के अंदर आएगा। बट अगर मैं एपेंडिकुलर स्केलेटल की बात करूं, जिसमें क्या आता है डियर, जैसे कि हमारे अपर लिम्स हैं, ये हमारा स्कैपुला पीछे, ये हमारा क्लैविकल बोन है, ये सब किस में आएगा, ये अपर लिम्स में आएगा, अपर एक्सट्रीमिटी में और लोअर एक्सट्रीमिटी में। तो मींस अपर एक्सट्रीमिटी एंड लोअर एक्सट्रीमिटी किसके अंदर आता है, एपेंडिकुलर स्केलेटल के अंदर आता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन और आपको दिखाते हैं इसके अंदर। जैसे कि मैंने बोला है, ये स्कल बोन है, ये स्कल बोन है, ये वर्टिब्री है, ये आपका रिब्स वाला पार्ट है, ये स्टर्नम है बीच में। ठीक है, तो ये किस में आएगा, जिसके अंदर ईयर ऑसिकल्स भी आ जाएंगे, हायोइड बोन भी आ जाएगा, रिब केस भी आ जाएगा। ये सब एक्सियल स्केलेटल के अंदर आता है। किस में आता है डियर, एक्सियल स्केलेटल। तो एक्सियल स्केलेटल में कितने बोन्स हो गए, तो आपने बोला मैम 80 बोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इतने बोन्स 80 बोन्स हैं, कितने होते हैं टोटल नंबर में उसे देखेंगे। और ये जो अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी आपको दिख रहा है, इसे एपेंडिकुलर स्केलेटल में कंसीडर किया जाता है।
ठीक है भाई। तो एक्सियल और एपेंडिकुलर समझ में आ गया आपको। यहां पे इस डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हो जो येलो कलर से दिखाया हुआ है, जो भी येलो कलर से दिखाया हुआ है वो आपका क्या है, येलो कलर से मेंशन है वो आपका एक्सियल स्केलेटल है। एंड रिमेनिंग ऑल, व्हाइट कलर से जो बचा हुआ पार्ट है, रिमेनिंग ऑल आर एपेंडिकुलर। ठीक है, अभी तक मैंने क्लास में यही बताया है कि एक्सियल स्केलेटल और एपेंडिकुलर स्केलेटल में टोटल कितने बोन्स होते हैं और कौन से बोन को इसके अंदर कंसीडर किया जाता है। मुझे लगता है यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगी। और आगे हम स्टार्ट करेंगे एक्सियल स्केलेटल से। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे एक्सियल स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल, एक्सियल स्केलेटल के अंदर पूरे 80 बोन्स होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है स्कल बोन। मुझे बताओ, अगर सीधा यही क्वेश्चन आ गया, और ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते भी हैं कि बताओ कितने बोन्स है, आपको रीजनल क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा, कितने बोन्स होते हैं, तो आप तो सीधा क्लासिफिकेशन करके खत्म कर दोगे वहां पे। बट अगर डिटेल में लिखना होगा तो थोड़ा थोड़ा सा बोन के बारे में लिखना पड़ता है, या फिर आपको फीवर के बारे में या किसी अलग से बोन के बारे में लिखने के लिए आया, तो आपको अगर थोड़ी बहुत नॉलेज रहेगी तो ही आपने लॉन्ग बोन तो पढ़ा ही है, तो सारी चीजें आप वहां पे फिट कर सकते हो। बट कुछ स्पेसिफिकेशन तो बोन के होते हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। यस, स्पेशली किसी बोन का शॉर्ट नोट्स में आ गया लिखने के लिए। मेनली कॉलेज टाइम में फर्स्ट ईयर में क्या होता है, ये नॉट फॉर द कंपटीशन स्टूडेंट, ये स्पेशली मैं इन बच्चों के लिए पढ़ा रही हूँ जो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम वाले बच्चे हैं, जो एनाटमी फिजियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, या किसी भी पैरामेडिकल कोर्सेज में सब जगह एनाटमी फिजियोलॉजी आता है, तो उन सब बच्चों को ये हेल्प कर सकता है। आपको कैसे शॉर्ट नोट्स में लिखना है, कैसे आपको समझना है। मेनली यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस क्या होता है, समझना है। हम समझेंगे तभी हम वहां पे बना के लिख सकते हैं। ये हिस्ट्री की क्लास है नहीं, या हिंदी की क्लास नहीं है कि कहानी लिख देंगे। यहाँ पे तो चीजें माइंड में रहेंगी तो ही टू द पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बोला, स्कल बोन में टोटल कितने बोन्स होते हैं, 22 बोन्स होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे स्कल बोन, ठीक है। इस स्कल बोन में टोटल पूछा जाएगा तो क्रेनियल बोन्स होते हैं और फेशियल बोन होते हैं, ठीक है। क्रेनियल बोन होता है और फेशियल बोन्स होते हैं, ठीक है। क्रेनियम कितने होते हैं, फेशियल कितने होते हैं, आगे हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बट अभी याद रखना कंबाइंडली स्कल बोन के अंदर कितने बोन होंगे, 22 बोन्स होंगे। चलो भाई, क्रेनियन बोन के अलावा कौन सा बोन आता है, हायोइड बोन आता है। कितने होते हैं हायोइड बोन, 1 इन नंबर। चलो ठीक है, 1 नंबर में होता है, पता चल गया। थर्ड, ईयर ऑसिकल्स होते हैं। ईयर ऑसिकल्स कितने होते हैं, कान के बोन भी होते हैं। तो हम मैलस इनकस स्टेपिस इस साइड भी है, मैलस इनकस स्टेपिस इस साइड भी है। तो टोटल कितने बोन्स हो गए, 3 × 2 6 बोन्स हो गए। 6 बोन्स हमारे ये हो गए। नेक्स्ट हम 4th नंबर पे चलते हैं। ईयर ऑसिकल्स के अलावा वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन होंगे बताओ। तो आप बोलोगे मैम 26 बोन्स होते हैं। इसमें कितने बोन होते हैं, 26 बोन्स होते हैं। चलो वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। फिर आएगा रिब केज, और रिब केज में कितने बोन होते हैं, रिब केज में कितना बोन होगा बताओ। इसके अंदर क्या आता है, रिब्स आता है, 12 पेयर्स रिब्स, मींस 12 × 24, 12 × 2 इज 24 बोन्स। तो कौन से होते हैं, रिब्स होते हैं। एक आपका कौन सा होता है, 1 आपका स्टर्नम होता है। तो जो रिब केस बना हुआ है कितने बोन से टोटल बना हुआ है, 25 बोन से मिलके बना हुआ है, जिसमें 24 बोन्स तो कौन से होते हैं, रिब्स के होते हैं, 1 स्टर्नम होता है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कितना हो रहा है, खुद कैलकुलेट करो। 25 25 50 56 57 58 59 60 70 80, ये आपके टोटल कितने बोन्स के बारे में मैंने बताया है आपके सामने। ये टोटल 80 बोन्स का क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया कि आप एक्सियल स्केलेटल के अंदर इन्हीं बोन्स को पढ़ने वाले, और एक्सियल स्केलेटल में यही सारे बोन्स आते हैं, जिसके अंदर स्कल बोन, क्रेनियम और फेशियल बोन आता है, हायोइड बोन आता है, ईयर ऑसिकल्स आते हैं, वर्टिब्रल कॉलम आता है, रिब केज आता है, जिसकी स्टडी हमें एक्सियल स्केलेटल के अंदर करना है, राइट। चलो तो एक्सियल स्केलेटल को स्टार्ट करते हैं, बोन्स ऑफ द स्कल देखते हैं। सबसे पहले एक्सियल स्केलेटल के अंदर देखो, यहाँ पे कुछ स्लाइड्स, सारी स्लाइड्स में मैंने ऑलमोस्ट पॉइंट्स लिख दिया है, क्योंकि कंपटीशन है नहीं जो टू द पॉइंट्स आपको समझना है। यहाँ पे जो चीजें मैं समझा रही हूँ ना, उस पर फोकस करो, और नोट्स इसलिए हैंड रिटन यहाँ पे लिख दिया है जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए।
ठीक है, नोट्स रहेगा तो आप बाद में रीड आउट करके अपनी कॉपी भर सकते हो, लेकिन समझाई लिखा हुआ तो बुक में भी है। आप बोलोगे मैम लिखा हुआ तो बुक में है, लेकिन पढ़ के समझ नहीं आता क्योंकि कोई समझाने वाला मेंटोर नहीं है, राइट। इसीलिए मैं आपको टू द पॉइंट चीजें समझा रही हूँ कि अगर टू द पॉइंट्स ये सारे पॉइंट्स आपके नोट्स में होंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और चीजें समझ में भी आ जाएंगी। सबसे पहला है एक्सियल स्केलेटल, अभी मैंने बताया, जिसके अंदर स्कल बोन 22 होते हैं और स्कल बोन के अंदर सबसे पहले हम क्रेनियम बोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। टोटल क्रेनियल बोन कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब देखो मैंने यहां पे बताया था स्कल बोन, और इस स्कल बोन में क्या होते हैं? क्रेनियम के बोन होते हैं, क्रेनियल बोन एंड फेशियल बोन, क्रेनियल बोन एंड फेशियल बोन होते हैं। तो मुझे बताओ क्रेनियल बोन कितने होते हैं? 8 होते हैं, और 14 आपके क्या होते हैं? फेशियल बोन होते हैं। दोनों को ऐड करोगे तो टोटल कितने होंगे? 22 बोन्स होंगे। कंबाइंडली हमने क्या बोला? स्कल बोन बोला। तो स्कल बोन में सबसे पहला यहां पे देखो क्रेनियम में फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, इथेमॉइड बोन, स्फिनॉइड बोन, ऑक्सीपिटल बोन। तो ये सारा का सारा क्या है? आपका क्रेनियम वाला पार्ट है। और ये जो कलरफुल आपको दिख रहा है ये सारा फेशियल बोन है। 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया पूरे स्कल बोन को, एक क्रेनियम वाला पार्ट और एक फेशियल वाला पार्ट। ठीक है, फेशियल बोन में आता है नेजल, लेक्राइमल, वोमर, जाइगमोटिक, इंफीरियर नेजल कॉन्केन, मैक्सिला, मैंडिबल। ठीक है, ये हमारे क्या आते हैं डियर? फेशियल बोन में आते हैं। चलो तो आगे स्टार्ट करते हैं। यस, क्लियर है यहां तक? तो क्रेनियम में सबसे पहला है हमारा फ्रंटल बोन, और फ्रंटल बोन के बारे में याद रखेंगे बोन ऑफ फोरहेड। जो हमारे फोरहेड की बोन होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? फ्रंटल बोन। मींस ये वाला पार्ट है, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी। मींस ये जो फ्रंटल बोन होता है ना, ये ऑर्बिटल कैविटी को फॉर्म करने में भी हेल्प करता है। मींस ऑर्बिटल कैविटी सिर्फ एक बोन से नहीं बना हुआ है, जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं? आइस जो देख रहे हो ना आप, ये ऑर्बिटल कैविटी है, ये गड्ढे वाला पार्ट है। और इस ऑर्बिटल कैविटी को बनाने के लिए बहुत सारे बोन्स होते हैं, सिर्फ एक बोन से नहीं बनता, लेकिन इसमें से एक बोन फ्रंटल बोन भी होता है। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ऑर्बिटल कैविटी एंड प्रोमिनेंट रिज अबव द आई। आई के ऊपर ये जो आईब्रो वाला पार्ट है ना, ये देखो, आप टच करके देखो, ये प्रोमिनेंट पार्ट है। आप खुद टच करो इसको तभी फील होगा। कैसे एनाटॉमी को फील करके पढ़ोगे? टच करो। ये प्रोमिनेंट पार्ट, उभरा हुआ पार्ट जो है, इसे सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम डियर? सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स बोलते हैं। जस्ट अबव 2 एयर फिल्ड कैविटीज प्रेजेंट। और इस सुप्रा ऑर्बिटल रिज यहां पे, इसके जस्ट अबव यहां पे क्या होते हैं? हमारे एयर फिल्ड साइनसेस कैविटी प्रेजेंट होते हैं, जिसे साइनसेस बोला जाता है। इस एयर फिल्ड कैविटी को यहां पे क्या बोला जाता है डियर? साइनसेस बोला जाता है, जो प्रेजेंट होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम, फ्रंटल बोन के बारे में आपने बताया, समझ में आ गया। लेकिन बच्चों में क्या होता है? फ्रंटल बोन 2 होते हैं, उसके बीच में सूचर होता है। एडल्ट की हम बात कर रहे हैं, पीडियाट्रिक्स अभी नहीं पढ़ रहे हैं। एडल्ट के अंदर फ्रंटल बोन क्या होता है? एक ही होता है। ऑक्सीपिटल बोन एक ही होता है। ये फ्रंटल बोन है, ये ऑक्सीपिटल बोन है, और ये पेराइटल बोन है। और बच्चों में क्या होता है? 2 फ्रंटल बोन है, इसके बीच का सूचर फ्रंटल सूचर। ये पेराइटल बोन है, ये फ्रंटल बोन है, ये ऑक्सीपिटल बोन है। यहां पे क्या बनता है डियर? एंटीरियर फॉन्टानिल्स बोलते हैं। डायमंड शेप का है, ब्रेगमा बोला जाता है। और यहां पे ये क्या है डियर? इसे बोला जाता है पोस्टीरियर फॉन्टानिल्स। क्या बोलते हैं हम इसे? पोस्टीरियर फॉन्टानिल्स, जो क्लोज हो जाता है। बच्चों में प्रेजेंट होता है, बड़ों में नहीं। बड़ों में क्लोज हो जाता है। ये 18 महीने पे बच्चों के अंदर क्लोज हो जाता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। एंटीरियर फॉन्टानिल्स, एंटीरियर फॉन्टानिल्स। ठीक है, इसके बीच का जो सूचर होता है फ्रंटल और पेराइटल के बीच में जुड़े हुए हैं ना दोनों बोन, फ्रंटल और पेराइटल, इसे क्या बोला जाता है? कोरोनल, कोरोनल सूचर। जो पेराइटल बोन के बीच में ज्वाइंट होता है, इस फाइब्रस ज्वाइंट को क्या बोला जाता है? सेजाइटल सूचर। क्या बोलते हैं डियर? सेजाइटल सूचर। और पेराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में भी इस तरह का सूचर होता है, जिसे क्या बोला जाता है? लेम्वॉइडल सूचर। क्या बोलते हैं हम? लेम्वॉइडल सूचर बोला जाता है। क्या बोलते हैं डियर? सूचर्स बोलते हैं। और यहां पे टेम्पोरल बोन भी होता है। पेराइटल और टेम्पोरल बोन के बीच में जो ज्वाइंट होता है, जो सूचर्स होता है, उस सूचर्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वैमस सूचर। उसे क्या बोलते हैं डियर? स्क्वैमस सूचर। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। अभी फिलहाल हमने फ्रंटल बोन की बात की है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे पेराइटल बोन।
पेराइटल बोन अभी मैंने दिखाया था, जो साइड वाली हमारी ये बोन होती है, फ्रंटल आगे वाली बोन, ये जो दोनों साइड की बोन है इसे हम क्या बोलते हैं, पेराइटल बोन बोलते हैं, और फॉर्म्स द साइड एंड रूफ ऑफ स्कल, ये छत बनाने में, स्कल का छत मतलब ये वाला रूफ बनाने में हेल्प करता है, और ये साइड से प्रेजेंट होता है, लिखा है साइड एंड रूफ ऑफ द स्कल बनाता है। इनर सरफेस इज कॉनकेव, और जो पेराइटल बोन का इनर सरफेस होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव होता है एंड इज ग्रुप्ड, और इसकी जो कॉन्कैविटी होती है, जो ग्रुप्ड स्ट्रक्चर होता है टू एकोमोडेट द ब्रेन, आपका ब्रेन कहां पे, इसी पार्ट में सिचुएटेड होता है, ब्रेन एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है, टू एकोमोडेट द ब्रेन एंड ब्लड वेसल्स उसके अंदर प्रेजेंट होगा। सिंपल सी बात है। पेराइटल बोन नंबर में कितने होते हैं, 2। अगर मैं फ्रंटल बोन की बात करूं नंबर में कितने होते हैं, 1। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना, लाई ऑन ईच साइड ऑफ द हेड, ये कहां पे प्रेजेंट होता है डियर, लाई ऑन ईच साइड ऑफ द हेड एंड फॉर्म्स द फाइब्रस इमूवेबल जॉइंट, ये हमारा टेम्पोरल बोन होता है। ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, यहाँ का बोन टेम्पोरल बोन होता है, जो ईच साइड ऑफ हेड एंड फॉर्म्स द फाइब्रस इमूवेबल जॉइंट, यहाँ पे क्या करता है, इमूवेबल जॉइंट फॉर्म करता है, विच विद द पेराइटल, ऑक्सीपिटल, स्फिनॉइड और जाइगमोटिक बोन, मींस इन सब बोन के साथ में इसका अटैचमेंट होता है, ठीक है, ये इमूवेबल जॉइंट को बनाता है, और पेराइटल, ऑक्सीपिटल, स्फिनॉइड और जाइगमोटिक बोन सबके साथ में इसका क्या होता है डियर, अटैचमेंट होता है। टेम्पोरल बोन हैज सेवरल इंपॉर्टेंट फीचर्स, आप देख सकते हो यहां पे मैंने टेम्पोरल बोन के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में लिख दिया है। क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, तो देखो, एक है स्क्वैमस पार्ट, एक है इसका स्क्वैमस पार्ट, स्क्वैमस पार्ट, जाइगमोटिक प्रोसेस, मेस्टॉइड पार्ट एंड पेट्रस पोर्शन। पेट्रस पोर्शन ध्यान से देखना, ये जो स्क्वैमस पार्ट होता है, थिन एंड फैन शेप्ड एरिया आर्टिकुलेट विद द पेराइटल बोन, मींस इस बोन का, इस बोन में मैं दिखा देती हूं, पहले आपको बोन दिखा दूं फिर आप अच्छे से समझ जाओगे। ये देखो, ये बोन दिख रहा है आपको, ये हमारा टेम्पोरल बोन है, और आप बोन थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, शायद ब्राइटनेस ज्यादा है, बट ट्राई करना, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो बोन आपका दिख रहा है यहाँ पे इस तरह से, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है डियर, ये हमारा टेम्पोरल बोन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, टेम्पोरल बोन है, जिसके अंदर ये क्रिब्रिफॉर्म एरिया होता है, ये लीनिया टेम्पोरालिस होता है, टेम्पोरल स्क्वैमोसा होता है, आर्टिकुलर ट्यूबरकल होता है, जाइगमोटिक आर्च है, ग्लिनॉइड फोसा होता है, स्टिलॉइड प्रोसेस, ये हायोइड के साथ में एक लिगामेंट के साथ कनेक्टेड होता है। वैसे हायोइड बोन का किसी भी बोन के साथ कोई डायरेक्ट आर्टिकुलेशन नहीं है, बट लिगामेंट के साथ ये इससे अटैच्ड होता है, ठीक है, स्टिलॉइड प्रोसेस के साथ। टिम्पैनिक बोन है, मेस्टॉइड टिप है, और डिगैस्ट्रिक ग्रूव है, मेस्टॉइड एमेस्ट्री है, ये मेस्टॉइड प्रोसेस के नाम दिए हुए हैं अलग अलग पार्ट के। तो इतना ज्यादा हमारे लिए याद रखना जरूरी नहीं है, बट जो चीज जरूरी है मैंने लिख दिया कि स्क्वैमस पार्ट याद रखना। अभी मैंने स्क्वैमस पार्ट दिखाया था, ये बहुत ही थिन और फैन शेप्ड का एरिया होता है, थिन और फैन शेप्ड का एरिया होता है, जो आर्टिकुलेट करता है हमारे पेराइटल बोन के साथ, क्योंकि ये पेराइटल बोन है, ये टेम्पोरल बोन है, तो इसके साथ में स्क्वैमस पार्ट वाला एरिया क्या होता है, आर्टिकुलेट करता है। जो जाइगमोटिक प्रोसेस होता है, आर्टिकुलेट विद द जाइगमोटिक बोन, वो जाइगमोटिक बोन जो फेस में होता है उसके साथ में, ये टेम्पोरल बोन का ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये जाइगमोटिक बोन के साथ अटैच होगा, और हमारे चीक बोन को बनाने में लिखा है ना, आर्टिकुलेट विद द जाइगमोटिक बोन एंड फॉर्म द चीक बोन, और हमारा ये क्या बनाता है, चीक बोन बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है मेस्टॉइड पार्ट, अभी मैंने दिखाया था जो साइड में है, कंटेन द मेस्टॉइड प्रोसेस। क्या कंटेन कर रहा है, मेस्टॉइड प्रोसेस, जो थिकेंड पोर्शन होता है, इजिली फेल्ट बिहाइंड द ईयर, और इसे आप कान के पीछे, ये जो पार्ट होता है इससे आप फील कर सकते हो, ठीक है, ये मेस्टॉइड वाला पार्ट होता है। और जो टेरस पोर्शन होता है, ये टेरस पोर्शन क्या होगा, फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द बेस ऑफ स्कल एंड कंटेन द ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस, ठीक है, जो हमारा हियरिंग एंड बैलेंस का ऑर्गन है उसको क्या करता है, ये कंटेन करता है। कौन सा पार्ट, पेट्रस पोर्शन, ठीक है, पेट्रस पोर्शन जो है फॉर्म्स द पार्ट ऑफ बेस ऑफ स्कल, ये भी क्या करता है, एक बेस ऑफ स्कल का पार्ट बनाने में हेल्प करता है, और कंटेन करता है हमारे ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस, ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस, ठीक है भाई। चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो टेम्पोरल बोन के बारे में है, इसको थोड़ा सा याद रखना है। और टेम्पोरल बोन के बारे में यहाँ डायग्राम्स दिखा दिया है। टेम्पोरल बोन आर्टिकुलेट विद द मैंडिबल्स। अब इस टेम्पोरल बोन का ये वाला पार्ट टेम्पोरल बोन का है, यहां से ऐसे टच करो, ऐसे करो, यहां पे आपको मूवमेंट दिखेगा,
तो हमारे पूरे स्कल में एक ही बोन क्या होता है जो मूव करता है, मूवेबल बोन होता है। और इस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसका अटैचमेंट कौन से बोन के साथ में, यहां टेम्पोरल बोन है और यहां पे ये मैंडिबल वाला पार्ट है, ये पूरा बोन एक ही है मैंडिबल वाला, ये देखो, इसे हम बोलते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, तो आर्टिकुलेट विद द मैंडिबल एट टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट एंड दिस जॉइंट जो मूव हो रहा है, करके देखो, ये मैं करके इसलिए दिखा रही हूं, लिखा हुआ इसीलिए आया है जिससे मैं समझाने पे ज्यादा फोकस कर पाऊं, आपको चीजें ज्यादा रिटेन हो पाए। बात आ रही है मेरी समझ में? नहीं तो मैं लिख भी सकती थी, पूरा टाइम मेरा लिखने में रहता, आप समझ नहीं पाते उस चीज को। लेकिन मैंने बोला है पहले आप समझने पे फोकस करो, नोट्स आपको अपलोड कर दिया जाएगा जहां से आप चीजें पढ़ सकते हो। ठीक है भाई, द ओनली मूवेबल ज्वाइंट ऑफ स्कल, पूरे स्कल में एक ही ज्वाइंट ऐसा होता है जो मूव करता है, जिसे आप फील भी कर सकते हो। देखो ये ऐसा फील हो रहा है आपको यहाँ पे, अरे फील करके देखना यार, ऐसे थोड़ी ना, मेरे पे देख के थोड़ी ना आपको फील होगा, आपको खुद से करना पड़ेगा, यहाँ पे फिंगर रखना पड़ेगा और जो मूव हो रहा है उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, टेम्पोरल बोन, और मैंडिबल के बीच में जो जॉइंट होता है उसे टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बोला जाता है। और ये हमारे स्कल का एक ही मूवेबल जॉइंट है, एक ही जॉइंट जो हमारे स्कल बोन में मूवेबल होता है, उसका नाम क्या है डियर, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, और ये स्टिलॉइड प्रोसेस है, ये आपको दिख रहा है, ये जो ये निकला हुआ पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, स्टिलॉइड प्रोसेस। स्टिलॉइड प्रोसेस, ये टेम्पोरल बोन बनाया हुआ है, अलग से टेम्पोरल बोन को निकाल के और फिर दिखाया है। इसके अंदर जो ये स्टिलॉइड प्रोसेस होता है, प्रोजेक्ट द लोअर प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन एंड सपोर्ट द हायोइड बोन। मैंने क्या बताया था, ये सपोर्ट करता है हायोइड बोन को एंड मसल्स एसोसिएटेड विथ टंग एंड फेरिंग्स। ठीक है, और ये एक लिगामेंट के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होता, ये बोन, ये जो स्टिलॉइड प्रोसेस है डायरेक्टली अटैच नहीं होता, बट उसे सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, लिगामेंट के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, मींस दो बोन के बीच में जो जॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स बोलते हैं, तो लिगामेंट के साथ ये कनेक्टेड होता है। समझ में आ गया स्टिलॉइड प्रोसेस के बारे में? क्या लाइन याद रखोगे इस स्टिलॉइड प्रोसेस के बारे में? याद रखोगे, प्रोजेक्ट द लोअर प्रोसेस एंड टेम्पोरल बोन एंड सपोर्ट द हायोइड बोन एंड मसल्स ऑफ द टंग, किसके साथ एसोसिएटेड होता है, मसल्स एसोसिएटेड विद द टंग एंड फेरिंग्स। ठीक है, टंग एंड फेरिंग्स, कौन सा प्रोसेस, स्टिलॉइड प्रोसेस। तो अगर टेम्पोरल बोन के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आए, कभी कभी हमारे एग्जाम में आ जाता है, तो आप इतना इनफ है, आप लिख सकते हो कि स्टिलॉइड प्रोसेस क्या है, ये टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट होता है, ये हमारे स्कल बोन का एक ही जॉइंट होता है, पूरा डिटेल में लिख दो। समझ में आ गया? चलो, तो टेम्पोरल बोन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीपिटल बोन की, और ऑक्सीपिटल बोन के बारे में लिखने से पहले आप ऑक्सीपिटल बोन को देख लो, ऑक्सीपिटल बोन की एनाटॉमी देख लो। ये स्क्वैमस पार्ट होता है, ये कॉन्डाइलर डक्ट होता है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये कॉन्डाइलर डक्ट होता है, ये कॉन्डाइलर वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट क्या है डियर, कॉन्डाइलर वाला पार्ट होता है। ये हाइपोग्लोसल कैनाल होता है, ये जो छोटा सा कैनाल आपको दिख रहा है इसे हाइपोग्लोसल कैनाल बोला जाता है। और ये जो चीज आपको दिख रही है बीच के अंदर, इसे बेसिलर पार्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे, बेसिलर पार्ट बोला जाता है। और ये बीच में जो आपको बहुत बड़ा सा फोरामेन दिख रहा है, इसे फोरामेन मैग्नम बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम, फोरामेन मैग्नम। कहां प्रेजेंट होता है, कौन से बोन में? तो आप आंसर करते हो ऑक्सीपिटल बोन, बहुत सिंपल सी बात है। और ये जो आपको कॉन्डाइल दिख रहा है, इस कॉन्डाइल को हम क्या बोलते हैं डियर, जिस कॉन्डाइल को मैं रेड कलर से बना देती हूं, ये जो कॉन्डाइल दोनों तरफ दिख रहा है, इस कॉन्डाइल को ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल बोला जाता है। और इसी के बारे में आपको लिखना है। क्या लिखना है डियर, सबसे पहले ऑक्सीपिटल बोन में फॉर्म द बैक ऑफ हेड। ये ऑक्सीपिटल बोन, ये बैक ऑफ द हेड, ये वाला पार्ट होता है हमारा ऑक्सीपिटल बोन, हमारे बैक ऑफ द हेड में होता है। एंड पार्ट ऑफ द बेस ऑफ स्कल, और ये हमारे बेस ऑफ स्कल को बनाने में हेल्प करता है। इमूवेबल फाइब्रस जॉइंट होते हैं, किस किस के साथ जॉइंट बनाता है, हमारे पैराइटल, टेम्पोरल और स्फिनॉइड बोन के साथ में क्या होता है, ये जॉइंट होता है। और इसका जो इनर सरफेस होता है वो डीपली कॉनकेव होता है। अगर हम ऑक्सीपिटल बोन की बात करें तो ये डीपली कॉनकेव शेप का होता है। और इसकी जो कॉनकैविटी होती है, इसकी जो कॉनकैविटी होती है, इस कॉनकैविटी इज ऑक्यूपाइड बाय, याद रखना इसकी कॉनकैविटी जो है वो कॉनकैविटी ऑक्यूपाइड बाय, किससे ऑक्यूपाइड होता है, ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द सेरिब्रम। जो हमारे एक स्कल का सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, आपने पढ़ा है नर्वस सिस्टम में। तो ऑक्सीपिटल लोब में हमारे सेरिब्रम का कौन सा पार्ट होता है, ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम, और सेरिवेलम वाला पार्ट यहाँ पे रहता है, कौन से पार्ट में, ऑक्सीपिटल लोब में। तो हमने लिखा है ऑक्सीपिटल लोब की जो कॉनकैविटी होती है किससे ऑक्यूपाइड होती है,
ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द सेरिब्रम एंड सेरिबेलम वाले पार्ट से ऑक्यूपाइड होता है। क्लियर हो गया? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होगी, क्योंकि आप सेरिब्रम के बारे में और सेरिबेलम के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक है भाई। नेक्स्ट है ऑक्सीपिटल बोन, 2 आर्टिकुलर कॉन्डाइल्स। अभी मैंने दिखाया था कि इसमें 2 आर्टिकुलर क्या होते हैं, कॉन्डाइल्स होते हैं। क्या होते हैं डियर? कॉन्डाइलर वाला पार्ट होता है, और ये जो कॉन्डाइलर पार्ट होता है, दिखा है, 2 आर्टिकुलर कॉन्डाइल्स होते हैं, दैट फॉर्म्स द कॉन्डेलॉइड जॉइंट्स। ये क्या फॉर्म करते हैं? कॉन्डेलॉइड जॉइंट्स फॉर्म करते हैं, जो कि आपके हेड को मूव कर रहे हो। जॉइंट है तभी तो मूव कर रहे हो, नहीं तो आपका हेड फिक्स होता, आप ऐसे ऐसे घूमते, आपका हेड मूव नहीं करता। समझ में आ रहा है? लेकिन आप इस हेड को मूव कर पा रहे हो, क्योंकि यहां पे ये जो कॉन्डेलॉइड वाला पार्ट होता है, 2 कॉन्डाइल्स आपने देखा था दोनों साइड से, वो कॉन्डाइल क्या बनाते हैं? कॉन्डेलॉइड जॉइंट्स बनाते हैं, जिसकी वजह से हम नॉडिंग मूवमेंट ऑफ द हेड कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने हेड को मूव कर पाते हैं। याद रखना, इसी जॉइंट की वजह से आप अपने हेड को क्या कर पाते हो डियर? नॉडिंग मूवमेंट ऑफ द हेड, अपने हेड को मूव कर पाते हो। बात आ रही है समझ में? एंड विद द फर्स्ट बोन ऑफ द वर्टिबल कॉलम, और इसका अटैचमेंट किसके साथ में होता है? जो हमारे वर्टिब्री का फर्स्ट बोन होता है, C1, जिसे क्या बोला जाता है? एटलस बोला जाता है। तो C1 के साथ में वर्टिब्री का फर्स्ट बोन, उसके साथ में अटैचमेंट होता है इस कॉन्डाइल्स का, और जिसकी वजह से हम अपने हेड को क्या कर पाते हैं? मूव कर पाते हैं। और यहां पे मैंने एक चीज और बताई थी, यहां पे फोरामेन मैग्नम प्रेजेंट होता है, और इस फोरामेन मैग्नम से क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड पास करता है। इसी फोरामेन मैग्नम होल वाले पार्ट से क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड पास करता है इनटू द क्रेनियल कैविटी। हमारे स्पाइनल कॉर्ड यहीं से एंटर करती है, क्रेनियल कैविटी में जाती है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड पासेस इनटू द क्रेनियल कैविटी, और ये जो फोरामेन मैग्नम है कहां प्रेजेंट होता है? बिटवीन द कॉन्डाइल्स। ये तो आपने देखा ही है कि ये फोरामेन मैग्नम इन 2 कॉन्डाइल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। इतनी बात समझ में आ गई? यही हमारा कौन सा बोन है डियर? ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन नंबर में कितने होते हैं? 1 इन नंबर, एक ही बोन होता है ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, ऑक्सीपिटल बोन में क्या क्या है? अगर आया तो लिखना है, फोरामेन मैग्नम के बारे में लिख देना कि यहाँ पे फोरामेन मैग्नम होता है, जहां से स्पाइनल कॉर्ड पास करता है। सारी चीजें मैंने बता दी। कॉन्डाइल्स होते हैं जो कॉन्डेलॉइड जॉइंट बनाता है, किसके साथ जॉइंट बनाता है? C1 मींस एटलस के साथ, सर्वाइकल फर्स्ट वर्टिब्री के साथ जॉइंट बनाता है, और जिसकी वजह से हम नॉडिंग मूवमेंट ऑफ द हेड कर पाते हैं, अपने हेड को मूव कर पाते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। अब आप स्फिनॉइड बोन को देखो। आप बोलोगे मैम ये तो पूरा आपने स्कल खोपड़ी को लग रहा है कट करके और रख दिया है। बिल्कुल, जिसके अंदर आपको स्फिनॉइड बोन कौन से कलर से दिखाया गया है? बैट शेप का, वेज शेप का आप बोल सकते हो। ये बैट शेप का बोन और वेज शेप का जो ग्रीन कलर से आपको दिखाया हुआ है, यही आपका कौन सा बोन है डियर? स्फिनॉइड बोन। कौन सा बोन है? स्फिनॉइड बोन। ध्यान देना, ये कैसे शेप का है? हम बैट शेप का बोलते हैं, या फिर बोलते हैं वेज शेप का बोन है। कैसे शेप का बोन है? वेज शेप का बोन है या बैट शेप का बोन है, जो ग्रीन कलर से हमें दिखाया हुआ है। ठीक है, यहीं पे आपका क्या होता है डियर? देखो, स्फिनॉइड बोन आपने देख लिया, इसके बारे में ध्यान रखना। ऑक्यूपाई मिडल पोर्शन ऑफ द बेस ऑफ द स्कल। ये बेस ऑफ स्कल के मिडल, बीच वाले पोर्शन में सिचुएटेड होता है। ठीक है, ये तो आपका कौन सा? ऑक्सीपिटल लोब वाला है। ये आपका कौन सा है? फ्रंटल में चला जाएगा, ये पैराइटल में चला जाएगा, और बीच में क्या होगा आपका? ये स्फिनॉइड बोन आएगा। ठीक है, तो स्फिनॉइड बोन क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है मिडल पोर्शन ऑफ द बेस ऑफ द स्कल। मिडल पोर्शन ऑफ द बेस ऑफ द स्कल को ऑक्यूपाई करता है, और आर्टिकुलेट विद, आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है डियर? ज्वाइंट होता है। याद रखना, आर्टिकुलेट जहां पे भी लिखा है ना, इसका मतलब समझना ज्वाइंट के बारे में बात कर रही हूं। जहां पे भी आर्टिकुलेशन का मतलब होता है ज्वाइंट करना, कि ये बोन किसके साथ अटैच हो रहा है, किसके साथ ज्वाइंट हो रहा है। ठीक है, तो आर्टिकुलेट किसके साथ होता है? ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन। बीच में है तो चारों तरफ से सबसे इसका क्या होगा? अटैचमेंट होगा। सुपीरियर सरफेस इन द मिडल ऑफ बोन, इसका जो सुपीरियर सरफेस होता है इन द मिडल ऑफ द बोन होता है अ लिटिल सैडल शेप डिप्रेशन। इसमें सैडल शेप का क्या होता है? डिप्रेशन होता है, जिसे हम हाइपोफिजियल फोसा बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? शेडल टाइप का क्या होता है? डिप्रेशन वाला पार्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं डियर? डिप्रेशन वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हाइपोफेजियल फोसा बोलते हैं, या सेला टर्सिका बोला जाता है, जहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड रेस्ट करता है। ठीक है, सेला टर्सिका बोला जाता है कि यहां पे क्या प्रेजेंट होगा? सेला टर्सिका या हाइपोफाइजियल फोसा, और यहीं पे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड रेस्ट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड रेस्ट, यहीं पे पिट्यूटरी
पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, रेस्ट करता है। सेला टर्सिका या फिर हाइपोफिजियल फोसा, लिख दिया है कि सैडल शेप का, इसी वेज शेप के बोन में अगर हम देखें तो सैडल टाइप का हमें डिप्रेशन दिखेगा। उस डिप्रेशन का मतलब होता है धसा हुआ पार्ट। आप बोलोगे मैम डिप्रेशन, कहीं वो वाला डिप्रेशन तो नहीं है कि जो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, वो डिप्रेशन अलग है। डिप्रेशन का मतलब एनाटमी के अंदर होता है धसा हुआ पार्ट, ठीक है, धसा हुआ तो समझ में आ रहा है ना। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, धसा हुआ पार्ट होता है, और वो हाइपोफाइजियल फोसा हम बोलते हैं कि ये जो फोसा है वो हाइपोफाइजियल फोसा है। सेला टर्सिका बोला जाता है, जहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, रेस्ट करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक बार अगर आप समझ लोगे सब बोन के बारे में तो आप इजीली अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो, लेकिन अगर मैं आपके साथ साथ अभी लिखती तो शायद आप समझने में इतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। अभी मैं बोन भी दिखा पा रही हूं, आपको चीजें बता भी पा रही हूं, क्योंकि सामने सारी चीजें लिखी हुई हैं। चलो, अब है इथेमॉइड बोन। इथेमॉइड बोन ऑक्यूपाई करता है और एंटीरियर पार्ट ऑफ बेस ऑफ द स्कल को बनाने में हेल्प करता है, हेल्प टू फॉर्म द ऑर्बिटल कैविटी। ये जो हमारा ऑर्बिटल कैविटी है इसे भी बनाने में हेल्प करता है, नेजल सेप्टम को बनाने में हेल्प करता है, एंड लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी, हमारे नेजल कैविटी का लेटरल वॉल बनाने में भी इथेमॉइड बोन का हेल्प करता है। और इसका जो क्रीवी फॉर्म प्लेट होता है वो फॉर्म करता है रूफ ऑफ द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी का रूफ बनाने में हेल्प करता है। इसके अंदर न्यूमरस फोरामेन्स होते हैं। न्यूमरस का मतलब होता है स्मॉल, न्यूमरस का मतलब क्या होता है डियर, बहुत ही स्मॉल फोरामेन्स होते हैं। और ये जो स्मॉल फोरामिना होता है, फोरामिना, ये क्या करते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व, ये जो छोटे छोटे से फोरामेन्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे से फोरामेन्स होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व पासेस अपवर्ड फ्रॉम द नेजल कैविटी, ठीक है। इससे ऑल्फैक्टरी नर्व पास करता है अपवर्ड, ऊपर की तरफ, द नेजल कैविटी टू द ब्रेन, नेजल कैविटी से होते हुए कहां पे जाता है, इस फोरामेन के थ्रू ब्रेन में जाता है। हम क्या बोलते हैं, जो हमारा ऑल्फैक्टरी नर्व होता है वो क्या करता है, सेंस ऑफ स्मेल कहां से करेगा, इस नेजल वाले पार्ट से करेगा, इस फोरामेन से होते हुए नेजल वाले पार्ट में सिचुएटेड होता है, और जो सेंस ऑफ स्मेल होता है उसको कैरी करके ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, जो कि नर्वस सिस्टम में बहुत अच्छे से बता चुकी हूं, ठीक है। वही चीज यहां पे लिखी हुई है, इससे ज्यादा इसके अंदर और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपने कितने, इथेमॉइड बोन भी एक होता है, स्फिनॉइड बोन भी एक होता है, ऑक्सीपिटल बोन भी एक होता है, टेम्पोरल बोन जो है वो 2 होते हैं दोनों साइड से। टेम्पोरल बोन कितने होते हैं, 2 इन नंबर होते हैं। टेम्पोरल बोन 2 इन नंबर, पेराइटल बोन 2 इन नंबर, और फ्रंटल बोन फिर 1 होता है। तो कितने हो गए, 1 2, टेम्पोरल बोन हमने लिखा है ये 2 इन नंबर होगा, टेम्पोरल बोन 2 इन नंबर होगा, 2 5 6 7 8। तो ये 8 के 8 बोन आपने लिख लिए हैं, ठीक है। ये 8 के 8 बोन आपने लिख लिए हैं, ठीक है। 8 बोन किसमें पढ़ा हमने, ये 8 बोन के बारे में पढ़ा क्रेनियम के अंदर, क्रेनियम हमारा हो गया, ठीक है। क्रेनियम में बस इतनी ही चीजें याद रखनी है, कौन कौन सा बोन बताया है उसको एक बार दोबारा से समराइज कर लो। एक हमारा कौन सा था डियर, फ्रंटल बोन, ठीक है। पेराइटल बोन 2 थे, टेम्पोरल बोन 2 थे, ऑक्सीपिटल बोन 1 था, स्फिनॉइड बोन था, और एक इथमॉइड था। ये 1 है, स्फिनॉइड भी 1 है, ऑक्सीपिटल 1 है, टेम्पोरल 2 है, पेराइटल 2 है, फ्रंटल 1 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कितने हो गए, 2 2 4 5 6 7 8। ये टोटल 8 बोन हमारे क्या होते हैं, क्रेनियम के बोन होते हैं, जो आपकी खोपड़ी क्रेनियम बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, खोपड़ी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और हम आगे आते हैं फेशियल बोन के बारे में पढ़ते हैं। फेशियल बोन नंबर में कितने होते हैं तो देख लेना, वोमर 1 होता है। मैंडिबल की बात करूं तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है एंड मूवेबल बोन होता है। मैक्सिला हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं। नेजल बोन की बात करूं 2 होते हैं। इंफीरियर नेजल कॉन्केव की बात करूं ये भी 2 होते हैं। पैलेटाइन की बात करूं ये भी 2 होते हैं। जाइगमोटिक बोन की बात करूं ये भी दोनों साइड होते हैं। लैक्राइमल की बात करूं ये भी दोनों साइड होते हैं। 2 4 6 8 10 12 13 14, तो ये हमारे टोटल कितने हो गए डियर, 14 बोन्स हो गए। तो बस यहाँ पे नाम याद करो, बहुत डिटेल में इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप नाम याद कर लोगे ना कि फेस में कौन कौन से बोन होते हैं। फेशियल बोन का नाम क्या है, कौन से पेयर्ड होते हैं, कौन से अनपेयर्ड होते हैं। याद रखना ये हमेशा अनपेयर्ड होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं,
अनपेयर्ड, ऐसा नहीं है कि इसमें पेयर्ड होगा उसमें अनपेयर्ड होगा, ये अनपेयर्ड होते हैं, सिंगल ही होते हैं, वोमर भी एक ही होता है, मैंडिबल भी एक ही होता है, और ये सब बोन पेयर्स में है, इसीलिए इसे पेयर्ड बोन बोला जाता है। अगर पूछा जाएगा पेयर्ड बोन तो ये सारे पेयर्ड में होते हैं, चाहे वो मैक्सिला हो, नेजल हो, इंफीरियर नेजल कॉन्केव हो, पैलेटाइन हो, जाइगमोटिक हो या लेक्राइमल हो, ये पेयर्ड होते हैं। बस इतना याद रखना। टोटल कितने बोन्स डियर? 14 बोन्स हमारे फेशियल बोन होते हैं। 14 बोन क्या होते हैं? फेशियल बोन। नेक्स्ट हम बात करेंगे हायोइड बोन। ये यू शेप का बोन होता है जिसे हॉर्स शू शेप का बोन बोला जाता है। ये किसी भी बोन के साथ में इसका कोई भी आर्टिकुलेशन नहीं होता है। बाकी मैंने बोल दिया टेम्पोरल बोन का जो स्टिलॉइड प्रोसेस लंबा वाला पार्ट था, टेम्पोरल बोन का जो स्टिलॉइड प्रोसेस वाला पार्ट था वो हायोइड बोन के साथ में इनडायरेक्टली जो है वो कनेक्टेड होता है। ठीक है, बाकी किसी भी बोन के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन हायोइड बोन का नहीं होता है। ये यू शेप का बोन होता है। हॉर्स शू शेप का बोन हम बोलते हैं डजंट आर्टिकुलेट विथ अनदर बोन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो हायोइड बोन नंबर में कितने होते हैं? 1 हायोइड बोन, जिसके बारे में आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम आएंगे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बात करेंगे, और जो वर्टिब्री होते हैं वो टोटल, या वर्टिब्रल कॉलम में बोन जो पूछा जाएगा वो टोटल कितने होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम, याद रखना वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 बोन्स होते हैं, जिसके अंदर सर्वाइकल वाला पार्ट, यहां से जो ओरिजिनेट होगा सर्वाइकल C1 C2 से इसका नेम किया जाता है। नेमिंग कैसे करते हैं? C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, इस तरह से। फिर वहां से थोरेसिक स्टार्ट हो जाएगा तो T1 T2 हम बोलेंगे। तो यहां पे सर्वाइकल वाला पार्ट 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होता है, 12 थोरेसिक वर्टिब्री होता है, 5 लंबर होता है, फिर 5 बोन से फ्यूज्ड एक सैक्रम और एक कॉकिक्स। वर्टिब्रल कॉलम में इसे कितना कंसीडर किया जाता है डियर? सर्वाइकल को, सर्वाइकल 7 होगा, फिर थोरेसिक, थोरेसिक कितना होगा? 12 होगा, फिर हमारा इसके नीचे क्या आएगा? लंबर बोन आएगा, और लंबर बोन वर्टिब्री में कितने होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम में कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, फिर नीचे हम आते हैं सैक्रम, 5 बोन से फ्यूज्ड एक सैक्रम होता है, एक कॉकिक्स होता है। ठीक है, जिसे टेल बोन भी बोला जाता है। कॉकिक्स को क्या बोला जाता है? टेल बोन भी बोला जाता है। ये भी नंबर में 1 होता है। काउंट कर लो कितने हो गए? 5 12 5 कितने हो गए? 17 19 20 25 26, ये टोटल 26 बोन हो गए। टोटल कितने बोन हो गए डियर? 26 बोन हो गए, जिसे वर्टिब्रल कॉलम में आपको बोला गया 26 बोन्स होंगे। उसका नाम मैंने बता दिया, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कॉकिक्स होंगे। बस, तो 26 बोन अब पढ़ लिया आपने, और भी आपने स्कल के अंदर 22 बोन पढ़ लिया, एक हायोइड बोन के बारे में पढ़ लिया। बाकी ईयर ऑसिकल्स होते हैं जो मैंने बता दिया था, कौन कौन से होंगे? मैलस, इनकस एंड स्टेपिस। ठीक है, चलो तो इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में यही सेम चीज लिखी हुई है, 26 बोन है, सर्वाइकल 7 है, थोरेसिक 12 है, लंबर 5 है, सैक्रम 1 है एंड कॉकिक्स 1 है। ये मैंने ऑलरेडी आपको लिख के बता दिया। और 2 वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो स्पेस होता है, ये भी एक वर्टिब्री है, ये एक वर्टिब्री है, ये भी एक वर्टिब्री है। ध्यान से समझना, 2 वर्टिब्री के बीच में ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, इसको क्या बोला जाता है? फाइब्रोकार्टिलेज जॉइंट बोला जाता है, या आईवीडी बोला जाता है। इसके बीच में डायरेक्टली बोन अटैच नहीं होते यार, नहीं तो क्या होगा? बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो चीजें हैं मूव कर पा रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा, बोन घिस के आपस में टूट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। 2 वर्टिब्री के बीच में क्या होते हैं? फाइब्रोकार्टिलेजस जॉइंट होते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? आईवीडी, या फिर आप इसे बोल सकते हो इंटर वर्टिब्रल डिस्क। क्या बोलते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोला जाता है, आईवीडी। याद रखना, शॉर्ट फॉर्म में मैंने आईवीडी लिखा है, लेकिन इसे बोलते क्या है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क इसे बोला जाता है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं, ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क मैंने दिखाया था, ये 2 मैंने बोला ये 2 वर्टिब्री है, और दोनों वर्टिब्री के बीच में जो ये स्पेस होता है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे दिखाती हूं। इस स्पेस को मैंने क्या बोला था? इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इस स्पेस को हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में 2 पार्ट में होता है। जो बीच वाला, ये जो सेंटर वाला ब्लू कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर का जो मैंने पार्ट बनाया है, इसे न्यूक्लियस पल्पोलस बोला जाता है। न्यूक्लियस पल्पोसस बोला जाता है। ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। बोला गया इसके जो सेंटर में ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये होगा आपका न्यूक्लियस पल्पोसस। क्या बोलते हैं हम इसको? न्यूक्लियस पल्पोसस। और इसके साइड में ये जो रेड कलर का मैंने बनाया है, इसके साइड में जो मींस चारों तरफ से ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसे एन्युलस
फाइब्रोसस बोला जाता है। मींस ये रेड कलर से जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, एन्युलस फाइब्रोसस। एन्युलस फाइब्रोसस, जिसको मैंने अलग से, इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क को मैंने अलग से बना के आपको दिखा दिया है कि इसके सेंटर में, जैसे ये सेंटर में है वो न्यूक्लियस पल्पोसस होगा और साइड से जो होगा वो एन्युलस फाइब्रोसस होगा। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात कर रहे हैं, जो कि सर्वाइकल वर्टिब्री में क्या होता है, थोड़ा सा थिनेस्ट होता है और थिकर कौन से वाले पार्ट में होता है, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ चले जाते हैं, लंबर वाले रीजन में आते हैं, वहां पे थोड़ा सा ये थिकर होता है, क्योंकि ये वेट बियरिंग होता है ना, इसे तो स्ट्रांग होना पड़ेगा, इसे तो स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो ये क्या होते हैं, वेट बियरिंग, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वेट बियरिंग में ये थोड़े से स्ट्रांग हो जाते हैं। मीन्स थोड़े से क्या हो जाते हैं डियर, थिकर हो जाते हैं, थिकेस्ट हो जाते हैं। लंबर रीजन में ये थिकेस्ट होगा और पूछा जाए तो सर्वाइकल रीजन में क्या होगा, थोड़ा सा थिनर होगा। किसकी बात कर रही हूं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात कर रही हूं। वर्टिब्री, ये देखो आईवीडी लिखा हुआ है कि हम बात ही यहां पे किसकी कर रहे हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात कर रहे हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात कर रहे हैं। और इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क में ये जो वर्टिब्री होता है सेपरेट बाय द आईवीडी, मैंने बोला है दो वर्टिब्री, ये दो वर्टिब्री है, ये एक वर्टिब्री है, ये एक वर्टिब्री है। दो वर्टिब्री किससे सेपरेट होते हैं, इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क से सेपरेट होते हैं आउटर रिम ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज। ये जो आउटर रिम है रेड कलर से आपको दिखाया हुआ है, इस आउटर रिम ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज को क्या बोला जाता है डियर, बताओ, आउटर रिम को क्या बोला जाता है, एन्युलस फाइब्रोसस। क्या बोलते हैं हम इसे, एन्युलस फाइब्रोसस बोला जाता है। एंड द सेंट्रल कोर सॉफ्ट जेलेटिनियस मटेरियल, इसके अंदर जो ब्लू कलर का आपको सॉफ्ट जेलेटिनियस मटेरियल दिखाया गया है जिसे न्यूक्लियस पल्पोसस बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम इसे, न्यूक्लियस पल्पोसस बोला जाता है। अरे भाई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है किसी को, इसीलिए सामने बना भी दिया है, 2 बार बता भी दिया है कि डायग्राम में कंफ्यूज मत होना। इसी इंटरवर्टिब्रल डिस्क के पार्ट को बनाया गया है कि ये जो बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होगा, साइड साइड से तो क्या होते हैं, ये फाइब्रोकार्टिलेज होते हैं जिसे एन्युलस फाइब्रोसस बोला जाता है। बीच में थोड़ा सा जिलेटिनियस सब्सटेंस होगा, ठीक है। सेंट्रल कोर जो होगा थोड़ा सॉफ्ट होगा और जिलेटिनियस सब्सटेंस होगा, जिलेटिनियस मटेरियल होगा जिसे न्यूक्लियस पल्पोसस बोला जाता है, ठीक है। थोड़ा सा थिन कहां से, थिनेस्ट कहां से होता है, सर्वाइकल रीजन से, और थिकेस्ट कहां से होता है, लंबर रीजन से, क्योंकि ये स्ट्रांग होना चाहिए, ये वेट बियरिंग होता है, यहाँ पे वेट बियर किया जाता है इसलिए थोड़ा सा स्ट्रांग होना होता है, ठीक है भाई। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब हम और थोड़ा सा समझते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बारे में कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में भी फोरामेन होता है, क्योंकि यहां से स्पाइनल कॉर्ड जाता है। ध्यान देना, इंटरवर्टिब्रल फोरामिना, यहां पे भी क्या होता है, फोरामेन। फोरामेन का मतलब होता है होल, कि इन दोनों के बीच में होल होगा, बोन के बीच में जो होल है उसे ही क्या बोला जाता है, फोरामेन बोला जाता है। सिंपल सी बात में याद रखना, एनाटमी पढ़ रहे हैं हम 12 से जब आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल टर्म्स आते हैं, लाइक एनाटमी में भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो फोरामेन किसे बोला जाता है, जो बोन के अंदर होल होता है उसे फोरामेन बोला जाता है, ठीक है, फोरामेन बोला जाता है। तो यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल फोरामिना बोला गया है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, पूरे जो ऊपर से लेकर नीचे तक की लेंथ है वर्टिब्रल कॉलम की, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन ऑन ईच साइड बिटवीन द एवरी पेयर ऑफ वर्टिब्री, हर एक पेयर ऑफ वर्टिब्री के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, और उसे ही क्या बोला जाता है, इंटरवर्टिब्रल फोरामिना बोला जाता है, जहां से क्या होता है, थ्रू विच द स्पाइनल नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। ये जो फोरामेन्स या होल होगा इसके बीच से क्या जाता है डियर, इसके बीच से स्पाइनल नर्व्स जाते हैं। क्या जाते हैं डियर, स्पाइनल नर्व्स जाते हैं, ब्लड वेसल्स जाते हैं, लिम्फ वेसल्स यहां से निकलते हैं। तो इस फोरामिना से क्या लिखा है, इंटरवर्टिब्रल फोरामिना, दो वर्टिब्रल के बीच में जो होल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फोरामेन बोलते हैं। और वहां दोनों साइड में होगा, यही लिखा है, लेंथ ईच साइड बिटवीन, ईच साइड मतलब दोनों ही साइड से, बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिब्री, दोनों पेयर ऑफ वर्टिब्री के बीच में दोनों ही साइड से होल होगा, जहां से स्पाइनल नर्व्स जो है ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स पास करते हैं, ठीक है, लिम्फ वेसल्स पासिस, याद रखना, स्पाइनल नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स क्या करते हैं, वहां से पास करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। यहां पे जो एक सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम वर्टिब्री को करता है वो लिगामेंट्स भी करते हैं। यहां पे लिगामेंट्स के नाम याद रख लेना, लेकिन इसका इतना फंक्शन याद करने की जरूरत हमें नहीं है। क्या नाम है,
अगर वर्टिबल कॉलम के बारे में शॉर्ट नोट्स आएगा तो आप इजीली लिख सकते हो कि इंटरवर्टिबल डिस्क के बारे में बता सकते हो, इंटरवर्टिबल फोरामेन के बारे में बता सकते हो, लिगामेंट्स ऑफ द वर्टिबल कॉलम के बारे में बता सकते हो, वर्टिबल कॉलम में कितने बोन्स होते हैं उसके बारे में बता सकते हो, सर्वाइकल है, थोरेसिक है, लंबर्स है, सबके बारे में बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से लिगामेंट होते हैं? सबसे पहला है ट्रांसवर्स लिगामेंट, सेकेंड होता है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, थर्ड होता है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, फोर्थ नंबर पे होता है लिगामेंटा फ्लेवा, और फिफ्थ नंबर पे होता है लिगामेंटम न्यूके, और सिक्स नंबर पे होता है सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। तो ये जो लिगामेंट्स मैंने बताए हैं ये किसके लिगामेंट्स है डियर? ये सारे लिगामेंट्स जो मैंने अभी बताए हैं ये सब के सब वर्टिबल कॉलम के लिगामेंट्स हैं। तो आई होप सो, मुझे लगता है यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम खत्म नहीं हुआ है, शॉर्ट नोट्स में पूरा लिख दोगे ना जितना मैंने बताया तो आराम से इजीली आप नंबर गेन कर सकते हो, क्योंकि आपने वर्टिबल कॉलम की सारी बात बता दी है। वैसे मैं बताऊं तो और भी बहुत सारी चीजें, एक एक वर्टिब्री को लेके उसका पूरा हम नेमिंग करते हैं, उसके नेम को बताते हैं, प्रैक्टिकल्स के अंदर ये सारी चीजें होती है। बट थ्योरेटिकल में बात करूं तो आप इतनी चीजें पढ़ के याद भी नहीं रख पाओगे, ना एग्जाम में लिख पाओगे। जितनी चीजें मैंने बताई हैं उतना आप लिखना। कर्व्स ऑफ वर्टिबल कॉलम, किसकी बात कर रहे हैं डियर? कर्व्स की बात कर रहे हैं। दो कर्व होता है, एक प्राइमरी कर्व और एक सेकेंडरी कर्व। जब एक फीटस अपने मदर की वूम में होता है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होता है, तो कैसे शेप का होता है आप देख सकते हो, इसी शेप में आप बोल सकते हो, इस शेप के अंदर बच्चा होता है, जिसे प्राइमरी कर्व बोला जाता है। जब एक नियोनेट अपने मदर की वूम में है, तब मान लो ये इसका मुंह है, ये इसका पैर हाथ इस तरह से है, तो बच्चा ऐसा होता है। यूट्राइन कैविटी में कैसा होता है? ऐसा होगा। इसे क्या बोला जाता है? बच्चा किसमें? ये सारा कर्व, स्पाइनल कर्व कैसा होता है? शी शेप का होता है। स्पाइनल कर्व प्राइमरी कर्व ही होता है। फीटल लाइफ के अंदर सिर्फ प्राइमरी कर्व होता है, नो सेकेंडरी कर्व। सेकेंडरी कर्व कब डेवलप होता है? जब बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे नेक होल्ड करना, खड़े होना सीखता है, तब उसके अंदर सेकेंडरी कर्व का डेवलपमेंट होता है। तो याद रखना, प्राइमरी कर्व वो बोला जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी कर्व हम एडल्ट की स्टडी कर रहे हैं, तो प्राइमरी कर्व कौन कौन से होते हैं? ये जो कर्वेचर ऑफ स्पाइन, ये पूरे मैंने स्पाइन का कर्वेचर बनाया है। ठीक है, इसे कैसे याद रखेंगे? एक तो ये याद रखोगे सी शेप का। ठीक है, ये तो प्राइमरी है, जो ऐसे ही रहेगा, इस साइड से ही रहेगा, वो तो प्राइमरी कर्व होगा। लेकिन देखो दो कर्व्स चेंज हो गए। ये कर्व जैसा फीटल लाइफ में ऐसे था वैसे ही है, ऐसे ऐसे ये था फीटल कर्व में, ये भी ऐसे ही है। कौन से? थोरेसिक ऐसे ही रह गया, सैक्रल ऐसे ही रह गया, इसलिए हम इसका नाम क्या देते हैं? प्राइमरी कर्व। लेकिन जो सर्वाइकल वाला ऐसे था, अब वो चेंज हो चुका है, वो ऐसे हो चुका है, वो क्या हो गया? थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ये इस साइड से हो गया, तो इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कर्व। ये तब होता है जब बच्चा अपने नेक को होल्ड करना, व्हेन द चाइल्ड होल्ड हिज हेड अप्रोक्सीमेटली एट द 3 months ऑफ लाइफ। बच्चा जब 3 महीने का होता है तो अपना नेक, 2 से 3 महीने में बच्चा अपना नेक होल्ड करना थोड़ा सा सीख लेता है। और जब नेक होल्ड करना मतलब सबसे पहला सेकेंडरी कर्व जो डेवलप होता है वो सर्वाइकल होता है। सबसे पहला सेकेंडरी कर्व जो डेवलप होता है बच्चे के अंदर वो सर्वाइकल होता है। उसके बाद धीरे धीरे करके ये सैक्रल कर्व, जो सेकेंडरी कर्व है ये वाला लंबर वाला, ये डेवलप होता है। ये कब होता है? कौन से एज में होता है? ये अगर पूछा गया, व्हेन चाइल्ड स्टैंड अपराइट, जब बच्चा स्ट्रेट खड़े होने लग जाता है, तब इसका ये जो कर्व सेकेंडरी वाला है, लंबार कर्व, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कर्व, जो लंबर एरिया वाला होता है, लंबर रीजन होता है, ये कर्व डेवलप होता है, इसे भी सेकेंडरी कर्व बोला जाता है। लेकिन सबसे पहले डेवलप सर्वाइकल होगा, उसके बाद लंबर कर्व जो है सेकेंडरी कर्व वो डेवलप होगा। ठीक है, कितने पे होता है? अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 months, 12 to 15 months। तो याद रहेगा, नाम याद रखना, थोरेसिक एंड सैक्रल। ये जो थोरेसिक है वो सैक्रल है, ये ऐसे ही रह गया, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, जैसा प्राइमरी में था वैसा ही रह गया, बचपन में जैसा कर्व रहता है वैसा ही कर्व रह गया। लेकिन कर्व जो चेंज हुआ, जिसका शेप चेंज हुआ, वो है आपका सर्वाइकल और लंबर। ठीक है, तो यहां पे सर्वाइकल और लंबर को याद रखेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी कर्व और सेकेंडरी कर्वेचर आपको समझ में आ गया होगा। हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, हमारे वर्टिबल कॉलम में 2 कर्वेचर ऑफ स्पाइन होते हैं, कर्व्स ऑफ वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम में 2 कर्वेचर होते हैं, जिसे प्राइमरी कर्वेचर और सेकेंडरी कर्वेचर बोला जाता है। 2 प्राइमरी कर्वेचर होते हैं, 2 सेकेंडरी कर्वेचर होते हैं। 2 प्राइमरी, यहाँ पे जो 2 लिखा है ना, इसका मतलब 2 प्राइमरी कर्वेचर होते हैं। कौन कौन से? थोरेसिक और सैक्रल। और 2 ही सेकेंडरी कर्वेचर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक सर्वाइकल होता है, एक लंबर होता है। तो 2 हमारे क्या हो गए? सेकेंडरी कर्वेचर। तो कर्वेचर ऑफ स्पाइन आपको याद रहेगा, इससे याद रखना है। ठीक है, और इसी की एबनॉर्मैलिटी में हम पढ़ते हैं, जैसे ओल्ड एज में लोग ऐसे झुक जाते हैं, ऐसे चलते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है?
काइफोसिस बोला जाता है। और प्रेगनेंसी में फीमेल कैसे हो जाती है, इस तरीके से हो जाती है, ऐसे चलती है, पूरा कर्वेचर ऑफ स्पाइन क्या होता है, लंबर का और ज्यादा कर्व बन जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, लॉर्डोसिस बोला जाता है। और आपने देखा होगा किसी किसी पर्सन को ऐसे रह जाते हैं, लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन। प्रॉब्लम किसकी हो गई, लेटरल कर्वेचर, इस तरह से। तो इसको क्या बोला जाता है, स्कॉलियोसिस बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम, स्कॉलियोसिस। एबनॉर्मैलिटी में पढ़ेंगे, अभी नॉर्मल चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। पहले नॉर्मल याद रखोगे तभी एबनॉर्मैलिटी समझ में आएगी। अब हम बात करेंगे रिव केज। और मैंने आपको बताया था रिव केज टोटल कितने बोन से मिलके बना होता है, 25 बोन से, जिसके अंदर एक बोन हमारा कौन सा होता है डियर, ये आपको ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, स्टर्नम, ठीक है। एक बोन कौन सा होता है डियर, स्टर्नम होता है। और स्टर्नम के 3 पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसे क्या बोला जाता है, मैन्यूब्रियम बोला जाता है। ये बॉडी, ये जो पूरा यहां से लेकर यहां तक है, ये बॉडी ऑफ स्टर्नम या मिड पोर्शन ऑफ द स्टर्नम होता है। और जो पूरा टिप को मैंने ग्रीन से बना दिया, इसे जिफॉइड प्रोसेस बोला जाता है। तो एक स्टर्नम के कितने पार्ट, 3 पार्ट। कौन कौन से, मैन्यूब्रियम, मिड पार्ट, या फिर हम बॉडी ऑफ द स्टर्नम या जिफॉइड प्रोसेस बोलते हैं। इस जिफॉइड प्रोसेस का याद रखना किसके साथ अटैचमेंट होता है, डायफ्राम के साथ। डायफ्राम पता है ना, हमारे एब्डोमिनल कैविटी को, हमारे थोरेसिक कैविटी को हमारे एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करने का काम करता है, बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करते हैं उसमें भी हेल्प करता है, मींस रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, मसल्स होता है, कौन सा, डायफ्राम। वो आगे आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ोगे, यहां पे आप क्या याद रखोगे, स्टर्नम के बारे में। और बाकी क्या है डियर, रिब्स। आपने देखा एंटीरियर साइड से तो स्टर्नम से अटैच्ड है, और पोस्टीरियर साइड से वर्टिब्री से ये अटैच्ड होता है। जो रिब्स होता है वो एंटीरियरली आगे की तरफ से स्टर्नम और पीछे की तरफ से हमारे वर्टिब्री से अटैच होता है, और एक केस बनाता है। उसी केस को हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक केस या रिव केस बोलते हैं। समझ में आया। इसी के अंदर क्या होता है, आपका लंग सिचुएटेड होता है, ठीक है भाई। चलो, तो थोरेसिक वर्टिब्री, सॉरी, ये हम समझते हैं रिब्स के बारे में। मैन्यूव्रियो स्टर्नल जॉइंट, यहां जो मैन्यूव्रियम वाला पार्ट है, हम यहां से बोलते हैं मेनली 2 रिब्स मैन्यूव्रियम से अटैच होता है। बाकी के जो रिब्स होते हैं डायरेक्टली स्टर्नम की बॉडी वाले पार्ट से अटैच होते हैं। 7 पेयर्स तक जो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होगा उसे ट्रू रिब्स बोला जाएगा। लेकिन जो 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर्स का रिब होता है, ये कार्टिलेज से, ये देखो एक कार्टिलेज होता है, और इस कार्टिलेज के साथ में ये 3 रिब्स जुड़े हुए होते हैं, 8 नंबर का, ठीक है, 9 नंबर का और 10 नंबर का। इसीलिए इस 8, 9 और 10 को क्या बोला जाता है, फॉल्स रिब बोला जाता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं डियर, फॉल्स रिब बोलते हैं। और 11, 12 नंबर देखो, यहां आगे कोई अटैचमेंट ही नहीं है, सिर्फ पीछे की तरफ वर्टिब्री से अटैच होता है। आगे इसका स्टर्नम के साथ किसी भी पार्ट के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होता, ये बिल्कुल फ्री होता है। आगे की तरफ से ये बिल्कुल फ्री होता है, कोई अटैचमेंट किसी के साथ नहीं होता, इसीलिए इसको फ्लोटिंग रिब बोला जाता है। 11 और 12 नंबर को क्या बोलते हैं हम, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपको और इसमें कुछ याद रखने की जरूरत है। जितनी चीजें मैंने बताई हैं वही चीजें आपको याद रखनी है। और नाम इसको दिया गया है स्टर्नोकॉन्ड्रल रिब्स। जो स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है उसे स्टर्नोकॉन्ड्रल रिब्स बोला जाता है, ठीक है। कॉस्टोकॉन्ड्रल रिब्स, यहाँ पे ये वाला जो रिब्स है इसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्टोकॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं। कॉस्टोकॉन्ड्रल का मतलब क्या होता है, ये कॉस्टोकॉन्ड्रम वाले पार्ट से अटैच होता है। कॉस्टोकॉन्ड्रल रिब्स, मैन्यूब्रियो स्टर्नल रिब्स, जो मैन्यूब्रियम से अटैच होगा मैन्यूब्रियो स्टर्नल रिब्स होगा। जो कॉस्टोकॉन्ड्रल इस वाले पार्ट से डायरेक्टली अटैच होगा उसे कॉस्टोकॉन्ड्रल रिब्स बोला जाएगा। जो स्टर्नम के साथ में अटैच है उसे हम स्टर्नोकॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं। जिफी स्टर्नम ऑफ जॉइंट, जिफी स्टर्नल जॉइंट, यहाँ पे दिख रहा है जिफी स्टर्नम, मींस इसमें दोनों के बीच में जॉइंट है, तो इसे जिफी स्टर्नल जॉइंट बोला जाता है। मींस बॉडी वाले पार्ट में और जिफी स्टर्नम के बीच में अगर जॉइंट होगा जिफी स्टर्नल जॉइंट बोला जाता है। ये कोस्टल कार्टिलेज होता है, जो मैंने यहाँ पे बताया था ना, ये कार्टिलेज के साथ में अटैच होते हैं, इसे कोस्टल कार्टिलेज बोला जाता है, जिसके साथ 8, 9 और 10 नंबर का रिब्स अटैच होता है। और इसे इंटरकॉन्ड्रल जॉइंट्स बोला जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं डियर, इंटरकॉन्ड्रल जॉइंट्स बोलते हैं, क्योंकि यहां से 8, 9, 10 अटैच होकर फिर यहां से जुड़ा हुआ होता है। ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने जो सिंपल लाइन में लिखा है उसको याद रखना। थोरेसिक केज के अंदर सबसे पहला स्टर्नम के बारे में हम बोलते हैं। स्टर्नम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इस स्टर्नम को और क्या बोला जाता है, ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन। और 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। जो इसका पहला पार्ट है वो मैन्यूब्रियम है, जो इसका सेकेंड पार्ट है वो बॉडी या मिडल पोर्शन ऑफ द स्टर्नम है, और जो इसका थर्ड पार्ट है उसे हम जिफॉइड प्रोसेस बोलते हैं। यही 3 पार्ट अभी मैंने समझाया था जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जो मैंने मैन्यूब्रियम बोला वो अपर मोस्ट सेक्शन,
अपर मोस्ट सेक्शन एंड आर्टिकुलेट विद द क्लेविकल्स, ठीक है, और ये क्लेविकल्स से भी अटैच होता है। देखो एक बार, यहां पे क्लेविकल तो दिखाया नहीं है, बट क्लेविकल्स के साथ में भी इसका अटैचमेंट होता है। और कोई डायग्राम है क्या? ये देखो, ये देख रहे हो, ये मैन्यूब्रियम ऑफ द स्टर्नम, स्टर्नम का मैन्यूब्रियम वाला पार्ट है, जिससे कौन सा बोन अटैच होता है, ये क्या बोन बोलते हैं, इसे क्लेविकल बोलते हैं। तो क्लेविकल का अटैचमेंट इस वाले पार्ट से, यहां से क्लेविकल अटैच्ड होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? वही सेम चीज मैंने यहां पे लिखा है, यहां पे सेम चीज लिखा है कि जो अपर मोस्ट सेक्शन होता है वो आर्टिकुलेट का मतलब होता है जॉइंट। किसके साथ में जॉइंट होता है, किसके साथ में जुड़ा हुआ होता है? क्लेविकल के साथ, जिसे हम कॉलर बोन बोलते हैं। इस कॉलर बोन के साथ में जुड़ा हुआ होता है और उस जॉइंट को हम स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं। स्टर्नम और क्लेविकल, तो जॉइंट कौन सा हो गया? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। कौन सा जॉइंट हो गया? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। नेक्स्ट हमने बोला बॉडी और इसका जो मिडल पोर्शन होता है गिव अटैचमेंट टू द रिब्स, ये रिब्स को अटैचमेंट देने का काम करता है। और इसका जो जिफॉइड प्रोसेस होता है, मींस इसका जो टिप पोर्शन ऑफ द बोन होता है, अटैच टू द डायफ्राम। बताया था ना। अब ये किससे अटैच्ड होगा डियर? डायफ्राम के साथ में अटैच्ड होगा एंड मसल्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और जो हमारे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की मसल्स होती है उसके साथ में इसका अटैचमेंट होता है। क्या यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? यस बताएंगे। नींद वींद आ रही हो तो बता देना, नींद वींद आ रही हो किसी को तो बता देना, क्योंकि रिब्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे डियर? रिब्स के बारे में पढ़ेंगे। और रिब्स आपको पता चल गया है 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं फ्रॉम द लेटरल वॉल ऑफ द थोरेसिक केस। और ये क्या करता है? थोरेसिक केस, लेटरल वॉल ऑफ थोरेसिक केस को बनाने में हेल्प करता है। 3 रिब्स मैंने आपको बताया था, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं? ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। 1 to 7 पेयर्स जो होते हैं वो कौन से? ट्रू रिब्स होते हैं। 8, 9, 10 जो होते हैं वो आपके फॉल्स रिब्स होते हैं। 11 and 12 पेयर्स ऑफ रिब्स जो होते हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। तो ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग रिब्स जो आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम, जो स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड होगा उसे ट्रू रिब्स बोला जाता है। जो इनडायरेक्टली अटैच्ड होता है, मींस हमने बोला कोस्टल कार्टिलेज के साथ में रिब्स से अटैच्ड होता है। अभी डायग्राम के अंदर मैंने दिखाया भी था, मींस मैंने ये बोला ये मैन्यूब्रियम वाला पार्ट है, ठीक है, ये स्टर्नम है और ये इसका कौन सा? जिफॉइड प्रोसेस वाला पार्ट होता है। ये कौन सा होता है? जिफॉइड प्रोसेस वाला पार्ट होता है। अब यहां से रिब्स अटैच होते हैं, ठीक है। तो 1 पेयर, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये तो डायरेक्टली इससे अटैच होता है ना। और जो 7 पेयर्स ये भी इससे अटैच होगा। जो 8th वाला होगा वो क्या होता है? कोस्टल कार्टिलेज होता है। ये यहां से कार्टिलेज जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, कार्टिलेज जुड़ा हुआ है और इसके साथ में 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर का रिब्स होता है। तो ये जो रिब्स आप देख रहे हो 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ये डायरेक्टली अटैच तो है नहीं, इस कार्टिलेज के साथ में यहां से अटैच है। ये कार्टिलेज जुड़ा हुआ है, उसके साथ में ये जो है तीनों अटैच है, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, इसीलिए इसे फॉल्स रिब्स बोला जाता है। और जो फ्लोटिंग रहता है वो पीछे यहाँ पे क्या जाता है? वर्टिबल कॉलम जाता है, वहां से तो अटैच रहता है, आगे इसका कोई अटैचमेंट नहीं होता, आगे इसका कोई अटैचमेंट नहीं होता, आगे बिल्कुल ये खुला हुआ रहता है आगे की तरफ से। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। यहाँ बहुत अजीब लगेगा तो इसको यहां से थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है, याद रहेगा? बताओ भाई। 11 नंबर एंड 12 नंबर, 11 नंबर एंड 12 नंबर, जिसका आगे की तरफ से कोई अटैचमेंट नहीं है, पीछे की तरफ से अटैच होता है वर्टिब्री से, आगे की तरफ ये बिल्कुल फ्री रहता है, इसलिए 11 और 12 को क्या बोला जाता है? फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है, फ्लोटिंग रिब्स। ये जो 8, 9 और 10 है इसे क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स। क्यों बोला फॉल्स रिब? क्योंकि ये कार्टिलेज के साथ अटैच है, डायरेक्टली स्टर्नम के साथ इसका अटैचमेंट नहीं रहता, लेकिन 1 से लेकर 7 रिब्स है, फर्स्ट से लेकर 7 पेयर्स ऑफ रिब्स,
पेयर्स में होते हैं, जैसा इस साइड है सेम ऐसा ही इस साइड होगा, मैंने एक साइड ही बना के दिखाया है। 1 to 7 पेयर्स ऑफ रिब्स जो होते हैं वो आपके ट्रू रिब्स होते हैं, ट्रू रिब्स होते हैं। बात आ गई समझ में? इतना क्लियर है सबको? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सेम वही चीज जो डायग्राम बना हुआ था वही मैंने समझाया है, वही चीज यहाँ पे लिखा है। ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स क्या होते हैं? जो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होगा वो ट्रू रिब्स होगा, जो इनडायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होगा, कोस्टल कार्टिलेज के साथ में जुड़ा हुआ होगा, उसे फॉल्स रिब्स बोला जाता है। और जो 11th और 12th पेयर्स ऑफ रिब्स होता है वो डायरेक्टली किससे? स्टर्नम से उसका कोई अटैचमेंट नहीं होता, नॉट अटैच विद द स्टर्नम। एंटीरियर टिप जो आगे की तरफ से होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, पीछे तो वर्टिकल कॉलम से जुड़ा हुआ होता है, ऐसा नहीं होता फ्री हड्डी झूल रही है। फ्लोटिंग का मतलब तैरती हुई हड्डियां, ऐसा कुछ नहीं होता। पीछे तो वर्टिकल कॉलम से अटैच है पोस्टीरियर पार्ट, लेकिन उसका एंटीरियर पार्ट का अटैचमेंट किसी के साथ में नहीं होता है। ठीक है भाई, चलो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये जो टोटल 80 बोन्स थे जो मैंने बोला था हायोइड बोन हो, ईयर ऑसिकल्स इसमें रह गया, ईयर ऑसिकल्स इसके अंदर रह गया, तो ईयर ऑसिकल्स के बारे में भी लिख लेना साइड में, थोड़ा सा ईयर ऑसिकल्स के बारे में लिख लेना। क्या नाम है? ईयर ऑसिकल्स कितने होते हैं ये तो बता ही दिया था। ईयर ऑसिकल्स टोटल 3 into 2, एक साइड 3 होते हैं, टोटल 6 होते हैं। 3 कौन से होते हैं? मैलस, इनकस एंड स्टेपिस। मैलस 2 होते हैं, इनकस 2 होते हैं, स्टेपिस बोन 2 होते हैं। जहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सा होता है? स्टेपिस जो है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, ये हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। और जो फीमर होता है वो हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है। ठीक है, तो ये हमारे ईयर ऑसिकल्स के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और एपेंडिकुलर स्केलेटल पे आते हैं। मैंने बताया था एपेंडिकुलर स्केलेटल में टोटल 126 बोन्स होंगे, जिसके अंदर अपर एक्सट्रीमिटी में 64 बोन्स होते हैं एंड लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर कितने होते हैं? 62 बोन्स होते हैं। अब खुद अपने बॉडी में टच करके आपको काउंट करना, यहां लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये तो आप रीड कर लोगे, लेकिन एग्जाम में आपको खुद लिखना है। एग्जाम में आपकी बॉडी आपके साथ प्रेजेंट रहेगी, अपनी बॉडी पे अप्लाई करके एनाटॉमी जितना सीखोगे उतना आपको याद रहेगा। तो देखो मैंने बोला ये शोल्डर गर्डल है, शोल्डर गर्डल में बोन कौन से होते हैं? स्कैपुला, पीछे ये वाला जो बोन है ये क्या है? स्कैपुला है, और ये हमारे कॉलर बोन होते हैं। तो दोनों साइड से 2 स्कैपुला हो गया और 2 कॉलर बोन हो गया, जो क्या बनाता है डियर? शोल्डर गर्डल को बनाने में हेल्प करता है। तो शोल्डर गर्डल में कितने बोन है? 4 बोन, 2 बोन स्कैपुला है दोनों साइड से और 2 कॉलर बोन है। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो हाथ की हड्डी ये वाली है, अपर आर्म है, इसमें जो बोन होता है वो ह्यूमरस होता है। तो ह्यूमरस के बारे में देखा, ये जो हमारी अपर आर्म की बोन होती है, मैंने क्या बताया था, ये हमारी अपर आर्म की बोन है, ह्यूमरस बोन होता है। यहाँ पे कौन सा बोन होता है डियर? ह्यूमरस होता है। इसके बारे में देखेंगे एक बार। ह्यूमरस, ये हमारा ह्यूमरस नंबर में एक इस साइड होगा एक इस साइड होगा, तो टोटल कितने ह्यूमरस हैं? 2 ह्यूमरस हैं। रेडियस अल्ना, यहाँ पे हमारी कितने बोन होते हैं? हमारे यहाँ पे 2 बोन होते हैं, एक रेडियस होता है एक अल्ना होता है। एनाटॉमिकल पोजीशन जो है जिसमें रेडियस किस साइड में होगा, अल्ना बोन किस साइड में होगा? ये जो लिटिल फिंगर साइड है इस साइड में हमारा अल्ना होता है और इस साइड में हमारा क्या होता है? रेडियस बोन होता है। ठीक है, तो बोन को फील करके याद रखना। तो रेडियस अल्ना दोनों साइड में 2-2 बोन हो गए। कार्पल बोन जिसे रिस्ट बोन भी बोला जाता है, टोटल 8 होते हैं एक हैंड में, तो दोनों को अगर मिलाएं तो टोटल 16 बोन होंगे, टोटल 16 बोन होंगे। मेटाकार्पल्स, ये वाला बोन जो होता है ये आप देख रहे हो, ये टोटल एक हाथ में कितने होंगे? 5 होंगे, 5 फिंगर्स है तो 1 2 3 4 और 5, इसे मेटाकार्पल बोला जाता है। तो 5 और 5 कितने हो गए? 10 हो गए। तो 10 आपके मेटाकार्पल्स होते हैं और फैलेंजेस 14 होते हैं। ये जो छोटे छोटे से बोन होते हैं ना, यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। समझ में आ गया? तो अपने हैंड्स में काउंट कर लो टोटल कितने बोन्स होते हैं फैलेंजेस। 1 हैंड में 14 होते हैं, तो दोनों हैंड्स में कितने होंगे? टोटल 28 होंगे। सेम लोअर एक्सट्रीमिटी पे आते हैं। लोअर एक्सट्रीमिटी में, अपर एक्सट्रीमिटी में टोटल कितने बोन काउंट करवाएं? 64। लोअर एक्सट्रीमिटी में कितने होते हैं डियर? 62। पेल्विक गर्डल 2 होते हैं, 2 पेल्विक गर्डल में 2 बोन होते हैं, मींस ये 2 इनोमिनेट बोन होता है। ये 2 कौन से बोन होते हैं? इनोमिनेट बोन से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है भाई, और क्या होगा? फीमर, हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन।
अगर सबसे लॉन्गेस्ट बोन के बारे में पूछा जाता है तो फीमर हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, और उससे नीचे जाएं तो टिबिया और फिबुला आता है। दोनों पैर में होगा, 2 टिबिया, एक इस साइड 2 टिबिया हो गया, 2 फिबुला हो गया, एक पटेला बोन एक साइड में, एक दूसरे साइड में, तो टोटल 2 पटेला बोन हो गए। और टार्सल बोन कितने होते हैं? 7। जो एंकल की बोन हम बोलते हैं कितने होंगे? 7 बोन से मिलके बना होगा। मेटा टार्सल 5 × 2 10 हो गए, और टार्सल बोन एक पैर में 7 है तो दूसरे में मिला के टोटल 14 बोन्स होते हैं, मेटा टार्सल 10 होते हैं। और फैलेंजेस की बात करें वो 28 होते हैं। कितने होते हैं डियर? 14 × 2 28 बोन्स होते हैं। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एक बोन करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हैंड के बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। हैंड के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? ये शोल्डर गडल के अंदर 2 बोन आते हैं, जैसा कि मैंने बोला था। एक आपका क्लेविकल आएगा, ये क्लेविकल है, और ये जो है इसे ही स्कैपुला बोला जाता है। ये आपका ह्यूमरस है, ये जो लॉन्ग अपर आर्म में दिख रहा है। और नीचे ये ज्वाइंट कौन सा बन रहा है? जहां पे ह्यूमरस रेडियस अल्ना मिल रहे हैं, इस ज्वाइंट को एल्बो ज्वाइंट बोला जाता है। कौन सा ज्वाइंट है डियर? एल्बो ज्वाइंट है। और ये है रेडियस, इस साइड से आपको मैंने बोला था रेडियस होगा, और दूसरे साइड से आपको अल्ना दिख रहा है। ये जो ज्वाइंट बनाते हैं यहाँ पे, कार्पल बोन, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, इसे रिस्ट ज्वाइंट बोला जाता है। कार्पन बोन, मेटाकार्पल बोन एंड फैलेंजेस, जो कि मैंने अभी दिखाया था। एक एक बोन करके हमें स्टडी करना है। ये बोन आपको दिख रहा है इतना बड़ा सा। हमारी बॉडी में सिर्फ एक लॉन्ग बोन ऐसा होता है जो बिल्कुल लेटा हुआ है। सारे बोन तो ऐसे होते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन में, है ना, लेकिन एक बोन ऐसा है जो हॉरिजॉन्टली सिचुएटेड होता है, वो हमारी कॉलर बोन या क्लैविकल जिसे हम बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं डियर? क्लैविकल बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी का दिख रहा है तो बोलते हैं अरे यार ब्यूटी बोन दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटी है इसके अंदर, समझ में आ रहा है? तो ये आपका क्या है डियर? क्लैविकल। क्लैविकल, क्लैविकल की क्या खास बात है? ये हॉरिजॉन्टली सिचुएटेड होता है। हमारी बॉडी में एक ऐसा बोन जो हॉरिजॉन्टली सिचुएटेड होगा, और जिस बोन के अंदर नो मेड्यूलरी कैविटी, मैंने लॉन्ग बोन के अंदर पढ़ाया था कि मेड्यूलरी कैविटी क्या होता है, क्या सारी चीजें होती हैं, सब आपने पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में। नो मेड्यूलरी कैविटी, इसके अंदर कोई मेड्यूलरी कैविटी नहीं होता, और नो मेड्यूलरी कैविटी, नो हिमेटोपोइसिस अकर इन दिस बोन। इस बोन में कोई हिमेटोपोइसिस भी नहीं होता है। याद रखना, क्लेविकल के अंदर ये हॉरिजॉन्टली सिचुएटेड होता है। 1 and 1 ओनली बोन इन आवर बॉडी जो कि हॉरिजॉन्टली सिचुएटेड होगा, जिसके अंदर कोई मेड्यूलरी कैविटी नहीं होगा, जिसके अंदर नो हिमेटोपोइसिस। इसके अंदर क्या होता है? हिमेटोपोइसिस भी नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है डियर? हिमेटोपोइसिस भी नहीं होता है। और आपको याद रखना है, इसी को क्या बोला जाता है? कॉलर बोन भी बोला जाता है, ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। कॉलर और ब्यूटी बोन, कॉलर और ब्यूटी बोन एस शेप का होगा। ये सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। क्लेविकल एस बोन हम बोलते हैं। ओनली लॉन्ग बोन, एकमात्र लॉन्ग बोन विच लाई हॉरिजॉन्टली, जो कैसे सिचुएटेड होता है? हॉरिजॉन्टली सिचुएटेड होता है। इसके अंदर कोई मेड्यूलरी कैनाल, कोई मेड्यूलरी कैविटी नहीं होता। नो मेड्यूलरी कैविटी, नो मेड्यूलरी कैनाल एंड नो हिमेटोपोइसिस। यहां पे कोई ब्लड सेल का फॉर्मेशन भी नहीं होता। इसे ही कॉलर बोन और ब्यूटी बोन बोला जाता है, जो कि ऑलरेडी मैं बोन के साथ साथ ये चीजें लिख चुकी हूं। वही सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है भाई, इसके साथ साथ मैंने बोला ये वाला जो पार्ट होता है एक्रोमियम क्लेविकुलर जॉइंट, यहां से क्या होते हैं? एक्रोमियम प्रोसेस के साथ क्लेविकल जुड़ा हुआ होता है। एक्रोमियम प्रोसेस कौन से पार्ट में होता है? ह्यूमरस। यहीं पे हमारा कौन सा बोन होता है डियर? ह्यूमरस वाला बोन होता है, जिसे आप बोलते हो हाथ की ये वाली, ये ह्यूमरस बोन। इसका जो एक्रोमियम प्रोसेस वाला पार्ट होगा, यहां पीछे की साइड से क्या होता है? स्कैपुला। ये पीछे की साइड से क्या होता है डियर? स्कैपुला वाला पार्ट होता है। और यहां जो ज्वाइंट बनता है उसको हम एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं डियर? एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट बोलते हैं। एक सेकेंड, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट बोलते हैं। और यहां पे, यहां जो ये वाला बोन है स्टर्नम वाला, ठीक है, और ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा? क्लेविकल। तो ये हो गया आपका स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट। स्टर्नम है और क्लेविकल है, ये मैन्यूब्रियम वाला पार्ट है। मैंने पहले भी बताया था, ये स्टर्नम का मैन्यूब्रियम वाला पार्ट है, और मैन्यूब्रियम वाले पार्ट के साथ में क्लेविकल जुड़ा हुआ होता है, जिसे स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट बोला जाता है, जिस ज्वाइंट को हम स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट बोलते हैं। तो एक एंड में यहां पे जो ज्वाइंट होता है वो स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट होता है, और यहां पे जो ज्वाइंट होता है उसे हम एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट बोलते हैं।
इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो आगे बढ़ो और स्कैपुला के बारे में पढ़ो। ये आपको स्कैपुला का डायग्राम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर व्यू में, ये एंटीरियर व्यू में दिखाया गया। जब आप ऐसे होगे तो स्कैपुला कैसे दिखेगा, और जब आप पीछे की तरफ से इसे देखोगे स्कैपुला को तो ये कैसा दिखेगा। दोनों साइड से आपको व्यू दिखाया है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर व्यू, जिसके अंदर आपको ये वाला पार्ट एंटीरियर आगे की तरफ से दिखाया गया है। ये सुपीरियर बॉर्डर होता है, ये स्कैपुलर नोच वाला पार्ट होता है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये कोरोइड प्रोसेस होता है, कोरोनॉइड प्रोसेस होता है। इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल, ये जो उभरा हुआ ये वाला पार्ट दिख रहा है इसके क्या बोला जाता है, इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल, और इसे बोलते हैं सब स्कैपुलर फोसा। ये वाला पार्ट जो यहाँ पे दिख रहा है ये सब स्कैपुलर फोसा होता है। लेटरल बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर जो होता है इसे लेटरल बॉर्डर बोला जाता है। ये इंफीरियर एंगल होता है। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे क्या बोला जाता है डियर, इंफीरियर एंगल बोला जाता है। बाकी जब आप पीछे की तरफ से देखोगे तो ये वाला पार्ट इस तरह से दिखेगा, ठीक है। और ये जो है इसे स्पाइन ऑफ स्कैपुला बोला जाता है। क्या बोलते हैं, स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ये सुप्रा स्पाइनस फोसा होता है। यहाँ जो गड्ढा वाला ये वाला पार्ट दिख रहा है इस फोसा को हम क्या बोलते हैं, सुप्रा स्पाइनस फोसा। ये सुपीरियर बॉर्डर होता है। ये वाला जो बॉर्डर होता है ये वाला जो बॉर्डर होता है इसे क्या बोला जाता है, सुपीरियर बॉर्डर बोला जाता है। और ये एक्रोमियम वाला पार्ट होता है। मैंने बोला एक्रोमियम के साथ में क्लेविकल जुड़ा हुआ होता है, तो ये होता है आपके स्कैपुला वाले पार्ट का। स्कैपुला है, इसका एक्रोमियम वाला पार्ट है, यहां से क्लेविकल जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। यहीं से जो स्कैपुला क्लेविकल जुड़ेगा तो इसे क्या बोलेंगे, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। ये इसका लेटरल एंगल होता है। ये कौन सा एंगल होता है डियर, लेटरल एंगल होता है। और इस साइड से ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसे कोरोनॉइड प्रोसेस बोला जाता है, जो इस साइड से आपको ऐसा दिखता है और पीछे की साइड से छोटा सा पार्ट दिखता है, ठीक है भाई। ये ग्लिनॉइड कैविटी होता है। ये जो कैविटी होता है ना, ये वाला कैविटी आपको दिख रहा है इसे बोला जाता है ग्लिनॉइड कैविटी, ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है। और यहाँ पे इंफ्रास्पाइनस जो है वो फोसा वाला पार्ट होता है। बाकी ये छोड़ दो, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस स्कैपुला को एक व्यू में देख लो। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को कैसे याद रखोगे, यहाँ पे मैंने क्या बताया, ग्लिनॉइड कैविटी याद रखना है, एक शोल्डर ज्वाइंट के बारे में याद रखना है, और टिप ऑफ स्कैपुला के बारे में। जब भी आपको शोल्डर गडल के बारे में लिखने के लिए आएगा तो आप एक क्लेविकल के बारे में, एक स्कैपुला के बारे में जरूर लिखोगे। स्कैपुला के बारे में आप क्या लिखोगे, जो ये ग्लिनॉइड कैविटी होता है ये हेड ऑफ ह्यूमरस अटैच्ड एंड हेल्प इन द फोरामेन ऑफ शोल्डर ज्वाइंट, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ शोल्डर ज्वाइंट। ये शोल्डर ज्वाइंट को बनाने में हेल्प करता है जो ग्लिनॉइड कैविटी है। इसी ग्लिनॉइड कैविटी से हेड ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस का हेड अटैच्ड होता है और क्या बनाता है, जो ज्वाइंट बनता है इसे हम क्या बोलते हैं डियर, शोल्डर ज्वाइंट बोलते हैं। और शोल्डर ज्वाइंट के बारे में याद रखना, ये हमारी बॉडी का सबसे वीकेस्ट ज्वाइंट होता है, वीकेस्ट ज्वाइंट ऑफ द बॉडी। और पूछा जाएगा शोल्डर ज्वाइंट के बारे में या फिर आपके अदर ज्वाइंट्स के बारे में, शोल्डर ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट के बारे में, ये कौन से टाइप का होता है, तो इसे हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट टाइप का ज्वाइंट होता है। ज्वाइंट के अंदर हम पढ़ते हैं अलग अलग टाइप के ज्वाइंट्स, उसमें बॉल एंड सॉकेट टाइप का ज्वाइंट जो है हमारी बॉडी में कौन सा होता है, शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट, जिसमें शोल्डर ज्वाइंट हमारी बॉडी का सबसे वीकेस्ट ज्वाइंट होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी दिखाया था मैंने टिप ऑफ द स्कैपुला, जो अटैच होता है 3 टाइप्स की मसल से ये अटैच होता है। और एनाटॉमिकली लोकेशन होता है जहां पे डॉक्टर्स क्या रखते हैं, ये एनाटॉमिकली लोकेशन होता है जहां पे डॉक्टर अपने स्टेथोस्कोप का डायफ्राम पुट करते हैं और सुनने के लिए, ठीक है। तो एनाटॉमिकल लोकेशन, प्लेस द स्टेथोस्कोप डायफ्राम फॉर द ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन के लिए स्टेथोस्कोप का डायफ्राम इसी स्कैपुला के टिप पे जो है रखकर सुना जाता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके बारे में जो आप लिख दोगे। नेक्स्ट हम आएंगे ह्यूमरस बोन के बारे में, ठीक है। ये जो आपको दिखाया गया है ये क्या है, ह्यूमरस बोन है, बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा। तो यहां पे तो सिर्फ बोन दिखाया है, लेकिन इस बोन का पूरा नामकरण यहां पे किया गया है। ये पार्ट आपको दिख रहा है एक लाइन, ये वाला पार्ट इसे हम बोलते हैं हेड ऑफ द ह्यूमरस। यहां पे एक लाइन दिख रहा है जिसे सर्जिकल नेक बोला जाता है, ये लेसर ट्यूबरकल होता है, ये वाला पार्ट इसका ग्रेटर ट्यूबरकल होता है, ठीक है। ये इसे एनाटॉमिकल नेक के नाम से जाना जाता है। मैं हटा देती हूं जिससे आप चीजों को देख पाओ इसके अंदर, ठीक है। ये इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये क्रस्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल होता है, क्रस्ट ऑफ लेसर ट्यूबरकल होता है, डेल्टॉइड टिब्रोसिटी। यहां पे जो थोड़ा सा उभार सा पार्ट आपको दिख रहा है, उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टॉइड टिब्रोसिटी। इसके बारे में लिखवाया हुआ है, उसे याद रखना है। मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज,
ये जो है मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज होता है, इस साइड से होगा वो लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है जिसे कैपिटलम बोला जाता है, इसे कैपिटलम बोलते हैं। ये डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ये रेडियल फोसा वाला पार्ट होगा, ये लेटरल एपिकॉन्डाइल होगा, ये मीडियल एपिकॉन्डाइल होगा। ठीक है, ये कौन सा होगा? मीडियल एपिकॉन्डाइल। अब इस ह्यूमरस के बारे में, ह्यूमरस को आर्म बोन बोला जाता है, आर्म्स की बोन हम बोलते हैं। फ्रैक्चर ऑफ सुप्राकॉन्डाइलर, ये जो आपको सुप्राकॉन्डाइलर वाला पार्ट दिखाया हुआ है, अगर सुप्राकॉन्डाइलर में यहां पे फ्रैक्चर हो जाता है तो इस फ्रैक्चर को क्या बोला जाता है? फ्रैक्चर ऑफ अ सुप्राकॉन्डाइलर इज नॉन एज नर्स मेड फ्रैक्चर। इसे हम क्या बोलते हैं? नर्स मेड फ्रैक्चर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, द मोस्ट कॉमन मसल्स ऑफ आईएम यूज। ठीक है, आईएम यूज के लिए जो हम आईएम यूज करते हैं, आईएम इंजेक्शंस लगाते हैं, उसके लिए हम कौन से मसल्स का यूज करते हैं? आईएम इंजेक्शंस लगाने के लिए मोस्ट कॉमनली कौन से मसल्स का यूज किया जाता है? उसका आंसर किया जाता है डियर, डेल्टॉइड मसल्स। ठीक है, और डेल्टॉइड मसल्स का इंसर्शन कौन से बोन में कहां से होता है? याद रखना, ये जो डेल्टॉइड टिब्रोसिटी मैंने दिखाया था, तो डेल्टॉइड मसल्स का इंसर्शन कहां पे होता है? डेल्टॉइड मसल्स का इंसर्शन यहां पे डेल्टॉइड टिब्रोसिटी वाले पार्ट में होता है, इसीलिए ये दिखाया था कि इसमें डेल्टॉइड प्रोसेस में ही क्या होता है? डेल्टॉइड मसल्स का इंसर्शन होता है। लॉन्ग अपर आर्म कास्ट इज अप्लाइड, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, जो हम अपर आर्म कास्ट लगाते हैं, अपर आर्म कास्ट लगाने के लिए, लॉन्ग अपर आर्म कास्ट लगाने के लिए इसको कहां तक लगाना पड़ता है? डेल्टॉइड प्रोसेस तक। ठीक है, अपर आर्म कास्ट जो हम लगाते हैं इसे कहां तक? डेल्टॉइड प्रोसेस तक पूरा लगाया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो मैंने ऑलिक्रेनन फोसा दिखाया था, इस ऑलिक्रेनन फोसा के बारे में याद रखेंगे। गिव द आर्टिकुलेशन ऑफ द ऑलिक्रेनन ऑफ अल्ना, ये अल्ना के ऑलिक्रेनन के साथ आर्टिकुलेट होता है, मींस जुड़ के ज्वाइंट बनाने का काम करता है। किसके साथ जुड़ा होता है? ऑलिक्रेनन ऑफ अल्ना के साथ में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये है हमारे ह्यूमरस के बारे में। अब इन सबका अटैचमेंट एक साथ आप देख सकते हो, इसे हम बोलते हैं एक्रोक्लेविकुलर ज्वाइंट। ये है आपका एक्रोमियम प्रोसेस। ठीक है, और ये जो बोन आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं क्लेविकल। तो यहां पे ये क्या कर रहा है? जुड़ रहा है। ये एक्रोमियम प्रोसेस है, ये एक्रोमियम प्रोसेस है, और ये क्लेविकल है। और इस ज्वाइंट को हमने क्या बोला? एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। क्या बोलते हैं? एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। ये स्कैपुला वाला पार्ट है, ये तो पूरा डिटेल में मैंने आपको दिखा दिया था। ये हमारा ह्यूमरस बोन है, जिसे अपर आर्म बोन बोलते हैं, ये हमारा ह्यूमरस होता है। ठीक है, ये भी हम लॉन्ग बोन के अंदर पढ़ा था, जिसका लेंथ क्या हो, विड्थ से ज्यादा हो, उस सबको लॉन्ग बोन बोला जाता है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट, ये है आपका रेडियस एंड अल्ना। देख लो, ये हेड ऑफ द रेडियस, ये रेडियस बोन है। ये कौन सा बोन है डियर? यहां लिखा हुआ है, ये रेडियस बोन है, और ये अल्ना वाला बोन है, अल्ना यहां पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो हेड ऑफ रेडियस, और ये नीचे वाला पार्ट है स्टिलॉइड प्रोसेस, इसका है अल्ना का। और ये कौन सा है? कॉरोनॉइड प्रोसेस है, ट्रॉक्लियर नोच। यहाँ पे कौन सा? ट्रॉक्लियर नोच। और ऑलिक्रेनन प्रोसेस, यहाँ पे क्या है? ऑलिक्रेनन प्रोसेस। और ये है रेडियल नोच ऑफ अल्ना, जहां से रेडियम बोन क्या होता है? अटैच्ड होता है। ठीक है, अलग अलग दिखाया हुआ है, ये देखो जुड़ा हुआ दिखाया है, मीन्स रेडियस अल्ना एक साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह से अटैच होते हैं, किस तरह से हमारे रेडियस अल्ना यहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, उसको दिखाया हुआ है। ध्यान से देखना, ये आपका रेडियल नोच है जहां से ये अटैच्ड है। ये हेड, नेक एंड रेडियल टिब्रोसिटी, ये दिखाया है इसका हेड, ये दिखाया है रेडियस का नेक, और ये दिखाया है इसके टिब्रोसिटी, मींस उभरा हुआ पार्ट। ये रेडियस में उभरा हुआ पार्ट है। ठीक है, वैसे ही अल्ना में दिखाया है, ये अल्ना का ऑलिक्रेनन प्रोसेस वाला पार्ट है। यहाँ पे ट्रॉक्लियर नोच वाला पार्ट दिखाया है, और यहाँ पे कॉरोनॉइड प्रोसेस को दिखाया है। प्रोक्सिमल, और यहाँ पे जो ज्वाइंट बन रहा है रेडियस अल्ना के बीच में, उसे हम प्रोक्सिमो रेडियो अल्नर ज्वाइंट बोलते हैं। और नीचे की तरफ जब रेडियस अल्ना मिलते हैं, इसे डिस्टल रेडियो अल्नार ज्वाइंट बोला जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे अल्नर नोच होगा, हेड ऑफ अल्ना होगा, स्टिलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना होगा। ये देखो, हेड ऑफ अल्ना कहां होता है? यहाँ पे। और हेड ऑफ रेडियस कहां होता है? ऊपर। मींस ये बोन एक दूसरे के उल्टे लेटे हुए हैं। अगर इसका हेड यहां है तो अल्ना का हेड नीचे की तरफ होगा। ध्यान रखना, ये दोनों बोन एक दूसरे के अपोजिट में लेटे हुए होते हैं। एक का हेड ऊपर होता है, दूसरे का हेड नीचे होता है, तो ये बोन उल्टे में लेटे हुए होते हैं। तो ये चीज बस इसमें याद रखना, ये स्टिलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस है पूरा। और रेडियस अल्ना के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पे आपको जो ज्वाइंट दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कुछ व्हाइट कलर का मेम्ब्रेन दिख रहा है, इसे इंट्राओसियस मेम्ब्रेन बोला जाता है। रेडियस अल्ना के बीच में ये जो मेम्ब्रेन, आपको मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे इंट्राओसियस मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है भाई, बस इतना याद रखना है। और
इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेडियस और अल्ना का मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जो रेडियस बोन होता है, कितने होते हैं टोटल? 2 होते हैं, एक इस साइड एक इस साइड। इट इज अ शॉर्ट कंपेयर टू अल्ना। अल्ना के कंपैरिजन में रेडियस शॉर्ट होता है और ये लेटरली लाई करता है। अगर इस तरह से हाथ रखा हुआ है तो रेडियस कहां पे होगा? लेटरल साइड में होगा, क्योंकि एनाटॉमिकल पोजीशन ऐसे होता है, लेटरल साइड में रेडियस होता है और मीडियम, हमारी बॉडी की मीडियल साइड में कौन सा होता है? अल्ना होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। हैविंग 3 पार्ट्स, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं रेडियस के भी। कौन कौन सा होगा? एक प्रॉक्सिमल पार्ट होगा, शाफ्ट होगा, शाफ्ट बीच वाला पार्ट जो है उसे शाफ्ट बोलते हैं, और डिस्टल पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा डियर? डिस्टल पार्ट होगा। तो इस तरह से लॉन्ग बोन के तो 3 पार्ट होते हैं। प्रॉक्सिमल पार्ट, प्रॉक्सिमल पार्ट, शाफ्ट एंड डिस्टल पार्ट, और जो रेडियल पार्ट ऑफ हेड लाई प्रॉक्सिमल। और रेडियल पार्ट जो होता है, रेडियस का जो हेड वाला पार्ट होता है, ये प्रॉक्सिमल ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। एंड डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस इज फॉर्म द लेटरल स्टिलॉइड, और इसका जो डिस्टल एंड होता है वो लेटरल स्टिलॉइड को फॉर्म करता है, जिसका आर्टिकुलेशन जो किसके साथ ज्वाइंट होता है? जो आर्टिकुलेट करता है रिस्ट बोन के साथ में। किस बोन के साथ में डियर? रिस्ट बोन के साथ अटैच होके क्या बनाता है? और रिस्ट बोन में कौन सा होता है? स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ये वाली चीजें होती है। तो स्कैफॉइड के साथ में ये जुड़ा हुआ होता है, अटैच्ड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्ना की। दोनों बोन मैंने आपको दिखा दिया है, रेडियस और अल्ना, और ये भी बता दिया है, एक लाइन में आप याद रखना, दोनों, एक का हेड ऊपर होगा, रेडियस का हेड ऊपर होगा, लेकिन अल्ना का हेड जो है वो नीचे की तरफ होगा। मींस अल्ना का हेड यहां पे होगा। अल्ना अगर हम बात करें तो लॉन्ग कंपेयर टू रेडियस, रेडियस के कंपैरिजन में अल्ना क्या होता है? अल्ना भी नंबर में 2 होते हैं, रेडियस के कंपैरिजन में बड़ा होता है, और ये मीडियली प्रेजेंट होता है। मींस हमारा ये एनाटॉमिकल पोजीशन है, ये अल्ना वाला साइड है, तो ये हमारा किस साइड में होगा? मीडियल की साइड में। लेकिन रेडियस बोन क्या होता है? लेटरल साइड में होता है। थोड़ा सा ये एनाटॉमिकल पोजीशन आपको याद रखना है। हेड ऑफ अल्ना लाई एट द डिस्टल एंड, डिस्टल एंड में लाई करता है। जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ऑलिक रेनन विच आर्टिकुलेट विद द ऑलिक रेनन फोसा ऑफ द ह्यूमरस एंड फॉर्म द एल्बो जॉइंट। और ये कौन सा जॉइंट फॉर्म करते हैं डियर? ये एल्बो जॉइंट को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। द डिस्टल पार्ट ऑफ अल्ना फॉर्म द मीडियल स्टिलॉइड विच आर्टिकुलेट विद द रिस्ट बोन, और इसका अटैचमेंट किसके साथ में होता है? रिस्ट बोन के साथ, जो कि अभी दिखाया था, ठीक है। सबसे मेन चीज यही बोला है कि ये रेडियस के कंपैरिजन में अल्ना लॉन्ग होगा, मीडियली लाई करेगा। हेड ऑफ अल्ना लाई एट द डिस्टल एंड, जो इसका हेड होगा वो डिस्टल एंड में होगा। बता दिया था ना कि अल्ना का हेड नीचे की तरफ होता है, और नीचे जो पार्ट होते हैं उसे डिस्टल एंड में बोला जाता है। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ऑलिक रेनन विच आर्टिकुलेट विद द ऑलिक रेनन फोसा ऑफ द ह्यूमरस एंड फॉर्म द एल्बो जॉइंट। उसके साथ में मिलकर ये क्या करता है? ऑलिक रेनन एल्बो जॉइंट बनाने में हेल्प करता है। समझ में आ रही है बात या नहीं? प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ऑलिक रेनन विच आर्टिकुलेट विद द ऑलिक रेनन फोसा ऑफ द ह्यूमरस, ह्यूमरस के ऑलिक रेनन फोसा के साथ, जो पहले भी बताया था, ये एल्बो जॉइंट बनाने में हेल्प करता है। इसमें जॉइंट वाले पार्ट में देखेंगे, यहां पे तो है नहीं, ठीक है। और जो इसका डिस्टल पार्ट ऑफ अल्ना होता है फॉर्म द मीडियल स्टिलॉइड, और इसका डिस्टल पार्ट मीडियल स्टिलॉइड बनाता है, जिसका आर्टिकुलेशन जो किस बोन के साथ में जुड़ा हुआ होता है? रिस्ट बोन के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। रिस्ट बोन के साथ में जुड़ा हुआ होता है। रेडियस एंड अल्ना मीट प्रॉक्सिमली, रेडियस और अल्ना मीट प्रॉक्सिमली एंड फॉर्म कौन सा जॉइंट? और जब ये रेडियस एंड अल्ना मीट डिस्टली तो क्या करेंगे? प्रॉक्सिमल मिलेंगे तो प्रॉक्सिमो रेडियो अल्नार जॉइंट बनाएंगे, प्रॉक्सिमो रेडियो अल्नार जॉइंट। और जब ये डिस्टल मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट, रेडियो अल्नार जॉइंट। नाम के अकॉर्डिंग है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, आप लिख सकते हो। जब ये रेडियस अल्ना मीट प्रॉक्सिमल ऊपर की तरफ मिलते हैं तो प्रॉक्सिमो रेडियो अल्नार जॉइंट बनाते हैं। यही रेडियस अल्ना जब नीचे की तरफ मिलते हैं तो डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट बनाने में हेल्प करते हैं। द स्पेस बिटवीन रेडियस एंड अल्ना इज अटैच्ड विद द मेम्ब्रेन। अभी बताया था रेडियस और अल्ना बोन के बीच में स्पेस होता है, जो कि एक मेम्ब्रेन से अटैच होता है। उस मेम्ब्रेन को इंट्राओसियस मेम्ब्रेन बोला जाता है। उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं डियर? इंट्राओसियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। सिंपल सी बात बताई है मैंने। इसके बाद हम बात करेंगे रिस्ट बोन की। किसकी बात करेंगे? रिस्ट बोन की, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है? कार्पल बोन। अभी हमने पढ़ा था ना, कार्पल बोन नंबर में कितने होते हैं? कार्पल बोन नंबर में 8 होते हैं, जिसे रिस्ट बोन बोला जाता है। ये एक रो में 1
प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो, दो रो में ये अरेंज्ड होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रो में अरेंज्ड होते हैं। ये क्या है? स्केफॉइड ल्यूनेट, जिसे बोलते हैं श्याम लाल टिंडे पकाओ टिंडे तुम्हारे कच्चे हैं। कैसे बनाया? स्केफॉइड ल्यूनेट ट्राइक्यूट्रल पिसीफॉर्म, श्याम लाल टिंडे पकाओ। क्या बताया? स्केफॉइड ल्यूनेट ट्राइक्यूट्रल ट्राइक्यूट्रम पिसीफॉर्म, ये हो गया ट्रेपीजियम ट्रेपेजॉइड कैपिटेट और हैमिट। तो श्याम लाल टिंडे पकाओ टिंडे तुम्हारे कच्चे हैं। बात आ गई समझ में? ये क्या है? ये ट्रिक है याद करने का, किस कार्पल बोन को कैसे याद करें। इसी कार्पल बोन को उठा के यहां पे बड़े साइज में दिखाया है। ठीक है, चलो तो लिख लेते हैं। कार्पल बोन, रिस्ट बोन कितने होते हैं टोटल? तो हमने बोला ये टोटल होते हैं, एक हैंड में 8 होगा, जिसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 16 बोन्स होगा, जिसमें हमने क्या बोला? श्याम लाल टिंडे पकाओ टिंडे तुम्हारे कच्चे हैं। तो कितने बोन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या था? स्केफॉइड ल्यूनेट ट्राइक्यूट्रल पिसीफॉर्म ट्रेपेजियम ट्रेपेजॉइड कैपिटेट हैमिट हैमिट। तो ये हमारी 8 बोन कौन सी है डियर? ये हमारी कार्पल बोन है। ये हमारी क्या है? कार्पल बोन है। याद रखना कार्पल बोन है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखा दिया। सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम फ्रैक्चर होता है वो स्केफॉइड में होता है, और सबसे ज्यादा डिसलोकेशन जो होता है वो किस में होता है? ल्यूनेट में होता है। मोस्ट डिसलोकेटेड कार्पल बोन, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर अकर इन carpal bone. Which carpal bone? Scaphoid. Most common fracture occur in which of the following carpal bone? Answer is scaphoid. Most common dislocated carpal bone जिसका नाम है ल्यूनेट। ठीक है, और यहां पे बताया सबसे स्मॉलेस्ट पिसीफॉर्म है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? पिसीफॉर्म है। तो सबसे स्मॉलेस्ट बोन आपका क्या होगा? पिसीफॉर्म। ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है। और जो आपका कैपिटेट होता है ये सबसे लार्जेस्ट कार्पल बोन होता है। ये नहीं कि हमारी बॉडी का नहीं, कार्पल बोन में बात करें, लार्जेस्ट कार्पल बोन, और ये सबसे स्मॉलेस्ट कार्पल बोन, जो कि आपको डायग्राम में भी देख के पता चल रहा होगा। डायग्राम में भी देख के पता चल रहा होगा। कैपिटेट सबसे लार्जेस्ट होता है और पिसीफॉर्म सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, तो ये कुछ कार्पल बोन जो है, रिस्ट बोन जो है, जिसको ट्रिक के साथ में आप याद रखोगे। ये ट्रिक था याद करने का। श्याम लाल टिंडे पकाओ टिंडे तुम्हारे कच्चे हैं। अब हम आते हैं, कार्पल बोन हमने पढ़ लिया, इस 8 बोन के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब मेटाकार्पल्स जो हैं ये आपको पढ़ना है। मेटाकार्पल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये मेटाकार्पल्स होते हैं, और ये फैलेंजेस होते हैं, जिसमें आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये 14 बोन्स जो हमारे होते हैं ये कौन से होते हैं? ये जो है ग्रीन कलर से दिखाया प्रॉक्सिमल फैलेंजेस है, जो ब्लू कलर से दिखाया है वो इंटरमीडिएट फैलेंजेस है, और जो ब्राउन कलर से आपको ऑरेंज कलर से दिखाया हुआ है वो डिस्टल फैलेंजेस है। तो फैलेंजेस को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यही हमारे रिस्ट की और हमारे हैंड्स की बोन होती है, हमारे फिंगर्स की बोन्स होती हैं, जिसके बारे में आपने पढ़ा है। रिस्ट की बोन कार्पल बोन्स को रिस्ट बोन भी बोला जाता है। ठीक है, तो मेटाकार्पल्स के बारे में पढ़ लिया, मेटाकार्पल्स के पार्ट के बारे में पढ़ लिया। प्रॉक्सिमल होता है, शाफ्ट होता है, डिस्टल पार्ट होता है, और जो डिस्टल पार्ट होता है वो आर्टिकुलेट होता है फैलेंजेस से। ठीक है, मींस इस तरह से ये हमारी बोन होती है छोटी सी। ये भी लॉन्ग बोन में आता है। ये इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये इसका शाफ्ट वाला पार्ट है, और ये इसका डिस्टल पार्ट है। और डिस्टल पार्ट किससे जुड़ा हुआ होता है? फैलेंजेस से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर मैं एक को इस तरह से करके दिखाऊं तो ये इस तरह से फैलेंजेस से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है,
तो ये जो ज्वाइंट होता है यहाँ मेटाकार्पल, अच्छा एक और बनाना, ठीक है। तो ये हमारी कितनी बोन हो गई, 14 बोन्स हो गई। तो अब मैंने ये बोला था आपको, ये जो होते हैं ये मेटाकार्पल है, ये फैलेंजेस है। इस ज्वाइंट को बोलते क्या है, मेटाकार्पोफैलेंजियल ज्वाइंट, मेटाकार्पोफैलेंजियल ज्वाइंट, मेटाकार्पोफैलेंजियल ज्वाइंट बोला जाता है, मेटाकार्पोफैलेंजियल ज्वाइंट बोला जाता है। और जो दो बीच इसके बीच में होते हैं, दो फैलेंजेस के बीच में ज्वाइंट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इंटरफैलेंजियल ज्वाइंट, प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल ज्वाइंट, या फिर इसे बोलते हैं डिस्टल इंटरफैलेंजियल ज्वाइंट, प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल ज्वाइंट एंड डिस्टल इंटरफैलेंजियल ज्वाइंट। समझ में आ गया। तो जो ऊपर की तरफ होगा ये ज्वाइंट कौन सा होगा, ये तो मेटाकार्पोफैलेंजियल ज्वाइंट है, ठीक है। मेटाकार्पो, दो कार्पल बोन के बीच में ये ज्वाइंट है, ये प्रॉक्सिमल हो जाएगा, प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल ज्वाइंट। और जो नीचे की तरफ होगा उसे हम बोलते हैं डिस्टल इंटरफैलेंजियल ज्वाइंट। ठीक है भाई, बात आ गई समझ में। फैलेंजेस टोटल कितने होते हैं, 14 एक साइड में, 2 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल 28 फैलेंजेस होते हैं। एक हैंड में 14 होगा, दूसरे हैंड में भी 14 होगा, टोटल फैलेंजेस कितने हो गए, 28 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका पूरा हैंड्स के बोन हमने पढ़ लिए। अब हमें लेग्स के बोन के बारे में पढ़ना है। लेग्स में हमारा 2 इनोमिनेट बोन होता है। सैक्रम तो किसका पार्ट है, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स इज द पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। यहां पे हमें पढ़ना है 2 इनोमिनेट बोन होते हैं, फीमर होता है, ये टिबिया एंड फिबुला होता है। ठीक है, फिबुला आपका लेटरली सिचुएटेड होता है, टिबिया आपका मीडियली सिचुएटेड होता है। ये फुट ऑफ द बोन होता है जिसमें टार्सल बोन, मेटाटार्सल बोन एंड फेनेल्जिस बोन। तो ये पूरे हमारे लेग के बोन्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पूरे लेग के, या फिर आप बोल सकते हो लोअर एक्सट्रीमिटी के बोन होते हैं। तो लोअर एक्सट्रीमिटी के बोन के बारे में पहले ही एनलिस्ट कर चुकी हूं कि कितने बोन होंगे लोअर एक्सट्रीमिटी में, 62 बोन्स होंगे, जिसके अंदर आपका 2 इनोमिनेट बोन आता है, 2 फीमर आता है, 2 टिबिया आता है, 2 फिबुला आता है, 7 × 2 14 टार्सल्स बोन होते हैं, 5 × 2 10 मेटाटार्सल्स बोन होते हैं, 14 × 2 28 आपके फैलेंजेस होते हैं। सेम। ठीक है, इसके बारे में क्या लिखना है थोड़ा सा समझ लेंगे। ये आप देख सकते हो, ये पेल्विक बोन है जो रेड कलर से आपको कलरफुल दिख रहा है, ये हमारी इनोमिनेट बोन होती है। ठीक है, ये पूरी की पूरी, ये एक पूरा इनोमिनेट बोन है जिसका स्ट्रक्चर आपको पूरा दिखाया हुआ है। ये भी 3 पार्ट में होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इनोमिनेट बोन, जो आपके पेल्विक गर्डल को बनाने में हेल्प करता है। इनोमिनेट बोन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पेल्विक। इनोमिनेट बोन कौन सा बोन है डियर, इनोमिनेट बोन। पेल्विस के अंदर मैं पढ़ाऊंगी, इसमें तो इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कितने होते हैं, 2 इनोमिनेट बोन होता है जिससे मिल के क्या बना होता है, पेल्विक गर्डल। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा पेल्विक गर्डल में कौन से बोन होते हैं। पेल्विक गर्डल में 2 इनोमिनेट बोन होते हैं। इनोमिनेट बोन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा बोन पढ़ते हैं इसमें हम, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस 3 पार्ट में डिवाइड करके हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो पूरा इनोमिनेट बोन का एक डायग्राम, एक पार्ट को निकाल के दिखाया हुआ है। वैसे इस डायग्राम में भी अच्छे से दिख रहा है। ये पार्ट है, ये एसिटाबुलम कैविटी जहां हेड ऑफ द फीमर अटैच्ड होता है। ये ऑब्चुरेटर फोरामेन होता है। ठीक है, ये जो फोरामेन आपको दिख रहा है ये ऑब्चुरेटर फोरामेन होता है। ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी वाला पार्ट होता है। और जो रेड कलर से दिखाया है वो इलियम होता है। जो आपको ग्रीन कलर से दिखाया है वो इस्चियम होता है। ग्रीन कलर वाला इस्चियम होता है। और जो थोड़ा सा आपको लाइट ग्रीन सा दिखाया हुआ है वो प्यूबिक बोन होता है। और जो 2 प्यूबिक बोन जहां पे मिलते हैं उसी ज्वाइंट को हम क्या बोलते हैं, सिम्फाइसिस प्यूबिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, सिम्फाइसिस प्यूबिक ज्वाइंट बोलते हैं। सिम्फाइसिस प्यूबिक ज्वाइंट हम इसको बोलते हैं। मुझे लगता है यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और इतना डिटेल में आपको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। हाँ, आप ये बोन का पार्ट पढ़ सकते हो। इसमें ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये इलियक क्रस्ट वाला पार्ट है। ये एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है। ये एंटीरियर
सुपीरियर इलियक स्पाइन है। वैसे फर्स्ट ईयर में इतना नहीं पूछा जाता, वो पेल्विस जब हम पढ़ते हैं इन द थर्ड ईयर ओबीजी आप पढ़ते हो, वहां पे पूरा पेल्विक बोन डिटेल में पढ़ाया जाता है कि इलियक क्रस्ट है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, ये सारी चीजें बताई जाती है। अभी मैं बता भी दूं तो आपको इतना याद नहीं रहेगा और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी एक बार बस रीड कर लेना। ये इंफीरियर ग्लूटियल लाइन होता है, ये पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन होता है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है, ये नीचे की तरफ जो होता है वो पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन होता है। इसे हम बोलते हैं ग्रेटर सियाटिक नोच। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेटर सियाटिक नोच बोलते हैं। ये जो कैविटी आपको दिख रहा है इसे एसिटाबुलम कैविटी बोला जाता है। ये इश्चियल स्पाइन वाला पार्ट होता है, ये लेसर सियाटिक नोच। और यहां पे जो छोटा सा नोच दिख रहा है इसे लेसर सियाटिक नोच बोला जाता है। ये बॉडी ऑफ द, ये जो दिख रहा है ये इश्चियम की बॉडी वाला पार्ट होता है, ये इश्चियल ट्यूबरोसिटी वाला पार्ट होता है, ये रैमस, ये वाला जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट, इसे रैमस ऑफ इश्चियम बोला जाता है। ये लेटरल व्यू दिखाया हुआ है। और ये बॉडी ऑफ प्यूबिस, ये वाला पार्ट क्या होता है डियर? बॉडी ऑफ प्यूबिस। ये सुपीरियर रैमस, ये वाला पार्ट जो होता है सुपीरियर रैमस ऑफ प्यूबिस, ये इंफीरियर रैमस ऑफ प्यूबिस, एंड ये होता है आपका ऑब्चुरेटर फोरामेन। ये जो फोरामेन दिखाया हुआ है ये ऑब्चुरेटर फोरामेन होता है। सेम यहां पे देखोगे एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ये बॉडी ऑफ द इलियम, ये वाला पार्ट क्या होता है? बॉडी ऑफ द इलियम यहां पे, ठीक है। ये वाला पार्ट जो दिखाया हुआ है ये पूरा बॉडी ऑफ द इलियम होता है। बाकी सारी चीजें मैंने नेमिंग में बता दी। वही एंटीरियर इलियक स्पाइन होगा, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन होगा, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होगा, यहाँ पे एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन होगा। और इधर की साइड में आओगे तो ये पोस्टीरियर साइड में आओगे तो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन दिखाया, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। तो वही नेम के अकॉर्डिंग है, आगे पीछे ऊपर नीचे, जो कि मैंने फर्स्ट दिन आपको बताया था क्लास के अंदर कि किस तरह से आपको एंटीरियर पोस्टीरियर से आपको चीजें याद रखनी है। आगे की तरफ की बात की जाएगी बोन की तो एंटीरियर वर्ड यूज किया जाएगा, जब पीछे साइड के बोन की बात की जाएगी तो पोस्टीरियर वर्ड यूज किया जाएगा, जब ऊपर पार्ट की बात की जाएगी तो प्रोक्सिमल यूज किया जाएगा, जब नीचे की तरफ बात की जाएगी तो इंफीरियर यूज किया जाएगा। तो यही सारी चीजें, सुपीरियर होगा, इंफीरियर होगा, लेटरल होगा, प्रोक्सिमल होगा, डिस्टल होगा, यही सारी चीजें हम एनाटॉमिकल टर्म्स में यूज करते हैं, जो कि फर्स्ट क्लास में मैंने ये चीजें बताई थी, ठीक है। तो अभी तक ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और इससे ज्यादा इसके अंदर याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमर की। नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे डियर? फीमर की बात करेंगे। फीमर हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, ये आपको याद रखना है। फीमर हमारी बॉडी की क्या होगी डियर? सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट बोन हमारी बॉडी की होती है, जिसके अंदर आपको दिख रहा है एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू दोनों दिखाया गया है। इमेज इतना क्लियर नहीं होगा, वर्ड्स इतने क्लियर नहीं होंगे, बट इसके अंदर सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाना। ठीक है, तो हेड ऑफ द फीमर, फीमर का ये हेड वाला पार्ट होता है, फीमर का हेड वाला पार्ट होता है। तो ये हमारी फीमर हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या बताया, ग्रेटर ट्रोकेंटर वाला पार्ट होता है, और ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है इसे लेसर ट्रोकेंटर बोला जाता है। ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये आपका लेसर ट्रोकेंटर वाला पार्ट है, ये हेड होता है और ये फीमर का नेक होता है। याद रखना, ये फीमर का क्या होता है, नेक वाला पार्ट, ये हेड वाला पार्ट, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर और ये लेसर ट्रोकेंटर होता है। ये शाफ्ट ऑफ द बोन, जो लॉन्ग बोन में बहुत अच्छे से मैंने बताया था, और नीचे की तरफ ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, जिसके अंदर मीडियल एपिकॉन्डाइल होगा, लेटरल साइड में होगा लेटरल एपिकॉन्डाइल होगा, और ये लेटरल कॉन्डाइलर फोसा वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये सारा डायग्राम इसके अंदर, इसमें थोड़ा सा ब्लड है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ब्लड है, बट मैंने इन चीजों को अच्छे से डिटेल में लिख दिया है, ठीक है। फीमर तो सबसे इंपॉर्टेंट है, फीमर को आपको बनाना भी आना चाहिए और बनाना भी इजी है, ठीक है। ये ग्रेटर ट्रोकेंटर वाला पार्ट है, ये जो उभरा हुआ है लेसर ट्रोकेंटर होता है, ये नेक होता है, ये हेड रीजन होता है, ये शाफ्ट ऑफ द बोन होता है, ठीक है भाई। इतनी सारी चीजें होती हैं इसमें, याद रखना। लॉन्ग बोन ऑफ द बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट, इंट्रा कैप्सिकुलर स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ हेड एंड नेक ऑफ। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि जो इसका इंट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर होता है उसमें हेड और नेक ऑफ द फीमर को इंक्लूड किया जाता है, और जो इसका एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर होता है, जो एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर होता है उसमें ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, इंट्रा ट्रोकेंट्रिक लाइन आता है, और जो डिस्टल एंड ऑफ टू कॉन्डाइल,
इसके डिस्टल नीचे वाले पार्ट में दो कॉन्डाइल्स होते हैं जिसे लेटरल और मीडियल कॉन्डाइल बोला जाता है, जो आर्टिकुलेट होता है प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द टिबिया, proximal part of the tibia and form the knee joint. knee joint को फॉर्म करने में हेल्प करता है. इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना. ग्रोइंग एंड, इस बोन का जो कहते हैं ना ग्रोइंग होता है, बढ़ रहा है, किस वाले पार्ट से? डिस्टल एंड. ग्रोइंग एंड ऑफ दिस लॉन्ग बोन या ग्रोइंग एंड ऑफ द फीमर इज डिस्टल पार्ट ऑफ द फीमर. ठीक है, डिस्टल पार्ट ऑफ द फीमर जो होता है वो ग्रोइंग एंड होता है इसका. तो यहां तक की चीजें याद रखना. ये टिबिया और फिबुला बोन को दिखाया हुआ है, जो टिबिया का हेड ऑफ द, ये सॉरी रेडियस वाला पार्ट आ गया भाई, ये टिबिया फिबुला नहीं है, ये टिबिया फिबुला नहीं है. हाँ, टिबिया फिबुला ये है, ये रेडियस अल्ना है. ठीक है, याद रखना. ये वाला जो बोन है ना, ये हैंड की बोन है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये हैंड की है. इसको याद करना, ये फिबुला है, ये टिबिया है. टिबिया को शिन बोन बोला जाता है. इसका मीडियल मैलुलस, लेटरल मैलुलस वाला पार्ट है. ये मीडियल कॉन्डाइल है, ये इसका लेटरल कॉन्डाइल है. ये हेड ऑफ द फिबुला है. ठीक है, ये फिबुला बोन दिख रहा है, थोड़ा पतला सा जो है ये फिबुला है. ये जो सिन बोन बोलते हैं, टिबिया को बोलते हैं, ये इसका मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल होता है. नीचे जो टिबिया वाला बोन होगा उसमें मीडियल मैलुलस होता है, और जो फिबुला वाला बोन होगा उसमें लेटरल मैलुलस होता है. बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है. टिबिया को सिन बोन बोला जाता है. ये मीडियली अटैच होता है, मोस्ट प्रोमिनेंट बोन ऑफ बॉडी. याद रखना, ये टिबिया होता है. मोस्ट वल्नरेबल फॉर द ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये भी टिबियल ट्यूबरोसिटी वाला पार्ट होता है. पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी फील्ड, जब हम आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ते हो तब आपसे पूछा जाता है कि जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो फील होता है वो कहां पे होता है? जस्ट बिहाइंड द पोस्टीरियर एंड इंफीरियर टू द मीडियल मैलुलस. नेक्स्ट है टिबियल ट्यूबरोसिटी, आर्टिकुलेट फॉर द पटेलार लिगामेंट के साथ में इसका आर्टिकुलेशन होता है. और डिस्टल एंड, नीचे की तरफ मैंने टिबिया में बता ही दिया, जो डिस्टल एंड ऑफ टिबिया होगा उसमें मीडियल मैलुलस होता है. और जो ग्रोइंग एंड होता है टिबिया का, वो इसका प्रोक्सिमल पार्ट होता है, जहां से ये ग्रो करता है, मींस बढ़ता है. बोन इतना छोटे बच्चे का इतना है तो इतना है तो रहता नहीं है, बढ़ता है ना. तो कहां से ग्रोइंग एंड होता है वो चीज बताई गई है कि फीमर में नीचे वाला पार्ट होता है, और जो टिबिया है इसके अंदर प्रोक्सिमल वाला पार्ट जो है वो ग्रोइंग एंड होता है, जहां से वो बोन बढ़ता है. ठीक है, नेक्स्ट हमने फिबुला की बात की, जो लाई जस्ट लेटरल टू द टिबिया एंड लेटरल बोन ऑफ द लोअर लिम्स होता है. डजंट पार्टिसिपेट इन नी जॉइंट, इसका नी जॉइंट में कोई रोल नहीं होता है. और इसका डिस्टल एंड ऑफ फिबुला फॉर्म द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, जिसे लेटरल मैलुलस बोला जाता है. जो डायग्राम में मैंने दिखाया था कि इसके अंदर लेटरल मैलुलस होगा, उसके अंदर मीडियल मैलुलस होगा. ठीक है, तो यही चीज है, इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, बस एक बार रीड कर लेना. ये हमारा टार्सल बोन होता है, पैर की बोन, टार्सल बोन जो होती है वो टोटल कितनी होती है? 7. दोनों बोन को मिलाएं तो टोटल कितने होते हैं? 14. नाम याद रखना, नाम क्या है इसका यहाँ डायग्राम्स के अंदर बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है, और ये दिखाया भी है. ये कैल्किनियस बोन, जब हम खड़े होते हैं तो ये पीछे की साइड से निकला हुआ होता है, कैल्किनियस बोन होता है. ये टैलस है, ये क्यूबॉइड है, ये नेविकुलर है पिंक कलर से, ये मीडियल क्यूनिफॉर्म, लेटरल क्यूनिफॉर्म एंड इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म. ये टोटल 7 बोन्स हो गई. ये आपकी कौन सी होती है? मेटाटार्सल होती है. ठीक है, ये कौन सी होती है डियर? मेटाटार्सल होती है. और ये जो है ये फेलिंजेस है. सिंपल सा, इसमें कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस टार्सल बोन का नाम याद कर लेना. एंकल बोन का नाम पूछा जाता है तो याद करना. 3C से क्या है? क्यूनिफॉर्म. मीडियल, लेटरल एंड इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म होते हैं, 3 बोन होते हैं. ठीक है, जो डायग्राम में मैंने बनाया भी है. N से नेविकुलर, C से क्यूबॉइड, T से टैलस एंड C से कैल्किनियस बोन होता है, जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है. जो ये आपका फिबुला, ये टिबिया, इस तरह से बोन का अरेंजमेंट होता है हमारे लेग में. ठीक है, फिर यहां से मेटाटार्सल और इसके नीचे क्या होंगे? फैलेंजेस. सेम जैसा मैंने हैंड में बताया था, मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट. मेटाटार्सल से जब फैलेंजेस जुड़े होंगे उस जॉइंट को मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट बोला जाता है. बाकी यहां से इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस आपको एनाटॉमी पता होनी चाहिए कि यहां से इस जॉइंट को क्या बोला जाएगा, इस जॉइंट को क्या बोला जाएगा. सिंपल. तो जो जिससे जुड़ा हुआ बोन होता है उसको जॉइंट्स बोला जाता है. मेटाटार्सल बोन में मैंने बता दिया ये बेस ऑफ द बोन, शाफ्ट एंड हेड. और मेटाटार्सल कितने होते हैं? 5 होते हैं. 5 × 2 अगर करें तो टोटल 10 बोन हमारे मेटाटार्सल बोन होते हैं. और फैलेंजेस कितने होते हैं? 14 × 2 टोटल 28 हमारे लेग में फैलेंजेस बोन होते हैं. तो सेम ऐसे ही ये जो बोन आपने पढ़ा था हैंड के अंदर, वैसे ही सेम आप क्या पढ़ोगे? लेग के अंदर भी पढ़ोगे. इस तरह से बोन होगा, इस तरह से आपके फैलेंजेस होंगे. और जो ये जॉइंट होगा इसे क्या बोला जाता है? मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट. क्या बोलते हैं हम इसे? मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट. नाम के अकॉर्डिंग ही है, फैलेंजियल जॉइंट. क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, आई होप सो बच्चे बोर ना हो. और इसे बोला जाता है प्रॉक्सिमल और इसे बोला जाता है डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट.
डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। टोटल 126 बोन के बारे में हमने पढ़ लिया। तो ये था पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम, जिसके अंदर रीजनल क्लासिफिकेशन आज हमने पढ़ा है। और रीजनल क्लासिफिकेशन के अंदर मैं आपको बता दूं, पूरा 206 बोन हमें पढ़ना था। और पूरा 206 बोन हमने कैसे पढ़ा? एक्सियल एंड एपेंडिकुलर, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर में पढ़ा। एक्सियल बोन हमारे 80 बोन्स है और एपेंडिकुलर हमारे 126 बोन है। इन टोटल को मिलाएं तो 206 बोन की आपने अभी स्टडी की है। जितनी चीजें मैंने बताई हैं बस उतना याद रखना, यही हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मींस आप अगर फर्स्ट ईयर की बात करो तो पूरा डिटेल में पढ़ोगे, अभी आपके पास टाइम है, आप बुक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर चीजों को क्लियर करना है, इन शॉर्ट मैंने आपको चीजें बताई हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने पूरी एनाटॉमी की बुक आपको पढ़ा दी, बट जितना समझने के लिए हमें जरूरी होता है स्टार्टिंग में, टू द पॉइंट्स हमें एग्जाम में लिखना होता है, वो सारा मैंने नोट्स के साथ आपको पढ़ा दिया है। आई होप सो ये आपको एग्जाम में हेल्प करे, आपको समझने में इस टॉपिक को हेल्प करे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हमने स्केलेटल सिस्टम को पार्ट 1, 2 एंड 3 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। सारे बोन्स की हमने स्टडी कर लिया, जितना इंपॉर्टेंट नोट्स आपको चाहिए था वो सारा मैंने लिखवा दिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।